Yes, started na? Okay. Okay sir, good evening to all of you. And ये वाला जो क्लास है आज हम लोग एक्चुअली ये टॉपिक सीए के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर है बिजनेस साइकिल, और सीएस में ये टॉपिक बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट के अंदर ही आता है। इकोनॉमिक्स के अंदर भी मिक्स्ड अप है। बेसिकली ये टॉपिक मिक्स्ड अप ही है, ना तो ये प्योर इकोनॉमिक्स है ना तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट है, एक मिक्स्ड अप टॉपिक है। तो क्वेश्चन ये सर, आज का टॉपिक का नाम है सर बिजनेस साइकिल। ना बिजनेस साइकिल क्या होता है? बिजनेस साइकिल, इस टॉपिक को अगर आप जान लेते हो ना, सबसे बड़ा बात, ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को अगर आप जान लोगे तो आप बिजनेस के बारे में तो जान पाओगे ही, साथ में इकोनॉमी का आइडिया लगेगा, स्टॉक मार्केट का भी आइडिया लगेगा। जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए एकदम आतुर होते हैं, आई नो दैट, तो उन लोगों के लिए भी बड़ा काम का चीज है। सीरियसली, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि तुम लोग को जबरदस्ती बता रहा हूँ, इट्स ट्रू। तो ये पूरा एक साइकिल सिस्टम है कि हर एक बिजनेस के अंदर ना एक साइकिल, जैसे साइकिल का चक्का होता है ना सर, पहिया, जैसे कि बांग्ला में की बोले साइकिल है चक्का। तो जैसे एक साइकिल का पहिया होता है या चक्का होता है, वो एक सर्टेन लेवल पे आता है, घूमता है, फिर ऊपर नीचे चलता रहता है। वैसे ही बिजनेस का भी एक पहिया है, वो भी घूमता रहता है। ठीक है, मैंने इट्स लाइक कि इसको बोलने का बहुत तरीका होता है। जैसे हमारे लाइफ का भी एक साइकिल है, हर इंसान का एक लाइफ साइकिल होता है, वो भी घूमता रहता है। इवन अगर इस जीवन का ही बात नहीं है, स्पिरिचुअलिस्टिक वे में तो कहा जाता है कि ये पूरा जीवन का ही एक चक्र है, माने पुनर्जन्म, ये जन्म, अगला जन्म। ठीक है, तो ये भी एक साइकिल है। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर सा स्पिरिचुअल गाना भी है, पता नहीं, बोलना नहीं चाहिए शायद, मैंने बोलना नहीं चाहिए, मेरे क्लास के साथ कनेक्टेड नहीं है। शंकराचार्य की बहुत सुंदर लाइन है, बोलते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहुत दुस्तारे। इसके बाद मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, लाइन संस्कृत में है ना सर। मैंने बेसिकली मतलब ये है कि बार बार जन्म लेना, माँ के पेट में वापस आना। ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मैंने माँ के पेट में, मैंने बार बार जन्म लेना, बार बार मरण होना, बार बार माँ के पेट में जन्म लेना रहना। ठीक है, तो ये बेसिकली एक साइकिल है, जीवन चक्र है। ठीक है, इसको बहुत सुंदर से स्पिरिचुअलिस्टिक वे में आदि गुरु शंकराचार्य ने डिस्क्राइब किया है। तो बिजनेस का भी एक चक्र है। अब मैं इसको स्पिरिचुअल के साथ जोड़ना नहीं चाहता, बट थोड़ा कनेक्टेड हो गया तो बोल दिया, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर क्लास किस चीज का है, हम लोग स्पिरिचुअल गुरु के पास थोड़ी ना गए हैं। तो चलो, मैं आपको बिजनेस का चक्र बताता हूँ। किसका चक्र सर? बिजनेस का चक्र। जीवन चक्र नहीं, इतना मुझे ज्ञान नहीं है। बस हाँ, वो गाना सुनता हूँ ना, सुबह सुबह थोड़ा श्लोक सुनने का आदत है, तो उसमें मुझे बड़ा मजा आता है, मैंने एक शांति मिलता है, तो थोड़ा इसलिए आदत पड़ जाता है। आप लोगों को भी थोड़ा सा बता दो, जीवन चक्र और बिजनेस चक्र मिलता जुलता है क्या? पता नहीं, मिलता है, सब चक्र मिल जाता है। बिजनेस साइकिल, यस, मिल गया सर बिजनेस साइकिल का नोट्स। देखो, तो बिजनेस का चक्र कैसे होता है? ये एक सिस्टमेटिक वे में चलता रहता है। इसमें चक्र एक बार दिखा दो क्या? चलो एक बार इमेज दिखा देते हैं आपको, कुछ इस तरह का देखने में होता है। सर ये कैसा है? ये सर जैसा भी है ऐसा ही है। हर बिजनेस को ये तीन देखना पड़ता है। एक होता है एक्सपेंशन, एक होता है पीक, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक्सपेंशन, फिर पीक, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर कॉन्ट्रैक्शन के बाद फिर पीक, फिर से वो गिर सकता है, लेकिन ओवरऑल एक ट्रेंड भी बना लेता है। ओवरऑल एक ट्रेंड भी बना लेता है। आज सुबह का स्टॉक मार्केट क्लास में भी मैं यही चीज समझा रहा था, लेकिन वहां पर स्टॉक मार्केट का चीज समझा रहा था। मैं आपको दिखाऊं? आप लोग भी बोलोगे सर हाँ बात तो यही है। चलो मैं दिखा देता हूँ। जो लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि बिजनेस साइकिल के साथ सर स्टॉक मार्केट कैसे कनेक्टेड है, लाइफ का साइकिल तो पता लग गया हल्का सा गाने के स्लोप के साथ। चलो मैं आपको स्टॉक मार्केट के साथ बताता हूँ, नहीं आप लोगों को नॉलेज हो जाएगा कि ये टॉपिक कितना वाइटल है। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं अभी ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। क्या बोला मैं? स्टॉक मार्केट साइकिल है ना, रुक जाओ। मैंने, ये जो शेयर होता है ना, शेयर का भी ना एक तरीका होता है इसी तरह का, जैसे बिजनेस साइकिल का इमेज देखा, इसका भी ना एक टाइप्स होते हैं, ये भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न पे
चार्ट बनता है और वैसा ही फेज में वो बंद भी होता है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो डिफरेंट फेज ऑफ मार्केट, देख रहे हैं सर? हाँ स्क्रीन शेयर है ना सबको? देखो स्क्रीन में दिखेगा, ये जो कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्टेड होता है, सेकंड, ये देखो, ये इमेज देखो, और साथ में ये वाला इमेज भी देखो। क्या बोलता है? डिफरेंट फेज ऑफ मार्केट, कैसे देखने में है? ये देखो मार्केट पहले गिरा, फिर इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज, फिर हो जाता है मार्कअप, ठीक है, फिर मार्कअप चलता रहता है, फिर बीच में एक बार एक्यूमुलेशन हो जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर गिर गया। माने ये जो मार्केट में स्टॉक के कैरेक्टरिस्टिक में ऐसे होता है सर, जो लोग शेयर मार्केट में पैसा कमाते हैं वो बेसिकली क्या करता है, इस पॉइंट पे बाई करता है, नहीं जहाँ एक्यूमुलेशन मिलता है, एक्यूमुलेशन सपोर्ट के पास ही होता है। ठीक है, चलो मैं स्टॉक मार्केट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। एक्यूमुलेशन में खरीदना है, जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं वो एक्चुअली साइकिल को फॉलो करता है। अब आपको मैं इकोनॉमिक्स में बिजनेस साइकिल सिखाऊंगा ना, मतलब इसका यूज इतना बड़ा है, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता सीएससीएस को। फिर मार्कअप फेज में एक्चुअली आपका पैसा ग्रो करता है, ये ट्रेंड पकड़ लिया, देखो यहाँ पर भी मैं ट्रेंड बोला, और ये देखो बिजनेस साइकिल में भी ये देखो ट्रेंड बोला है, क्या बोला है? ट्रेंड, है ना? और फिर यहाँ पर एक्चुअली आपको सेल करके निकल जाना चाहिए शेयर को, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में सेल करके निकल जाना चाहिए। मैंने बाई करो, मैंने कोई शेयर अगर 100 रुपीज चल रहा था तो एक्यूमुलेशन में बाई करो, अगर 120 में पहुंचा है सेल करो और निकल पड़ो, अगर अभी भी होल्ड करोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। हाँ साइडवेज इसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज इज कॉल्ड साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में अगर आपका स्टॉक पर पहुंच गया है, आप सेल करके निकल जाओ, क्योंकि इसके बाद मार्केट गिरने वाला है। चलो छोड़ो, अब मैं शेयर मार्केट में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं जस्ट आपको सिमिलरिटीज दिखाने का लिए ये बताया कि ये जो मैं आपको अभी बिजनेस साइकिल दिखा रहा हूँ, ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर बिजनेस को ये चीज फेस करना पड़ता है, ठीक है, हर बिजनेस को फेस करना पड़ता है। अब सवाल उठता है सर, तो फिर ये बिजनेस साइकिल का ये कॉन्सेप्ट क्या है? इसको बोलते हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ साइकिल बिजनेस। डिफरेंट फेज, फेज बने क्या बोलते हैं? पर्व, हाँ चलो बोल सकते हैं सर, गुड बंगाली पर्व, ठीक है। हाँ पर्व मैंने एक एक क्या बोलते हैं, पढ़ाओ, मतलब उसको जिसको पर्व बोल रहे हो, पढ़ाओ बोल सकते हो आप हिंदी में, ठीक है। तो एक्सपेंशन हो गया, पीक हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, थ्रू हो गया। मैंने बेसिकली आपको इतना समझना है कि बिजनेस जब शुरू होता है, बिजनेस जब शुरू होता है तो ऑब्वियसली वो एक्सपैंड करेगा। मानो आज आप एक बिजनेस स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करते ही कि आपका बिजनेस एकदम धमाधम मस्त कलंदर हो जाएगा क्या? हाँ, शुरू करते ही हो जाएगा। किसी किसी का किस्मत अच्छा हो तो शायद शुरू में बहुत मस्त कलंदर हो जाता है, लेकिन टिकने के लिए आपको रहना पड़ेगा, है ना? हो सकता है शुरू में ऐसा बिजनेस पहले था नहीं, एकदम शुरू में चकाचक भीड़, लेकिन होता नहीं है सर, शुरू में चकाचक भीड़ नहीं होता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 2 साल, 5 साल, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। तो इस पीरियड को कहते हैं एक्सपैंडिंग पीरियड या एक्सपेंशन। तो आप पहले बिजनेस को एक्सपेंशन करो, फिर धीरे धीरे, अच्छा ये एक्सपेंडिंग पीरियड किसी के लिए कुछ महीना हो सकता है, किसी के लिए कुछ साल हो सकता है, किसी के लिए 10 साल 15 साल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी बिजनेस टू बिजनेस। तो बिजनेस में एक्सपेंशन होगा, फिर पीक होगा, माने बिजनेस एक टॉप पोजीशन पे पहुंचेगा, एक सर्टेन टॉप में, फिर उस पॉइंट से ना बिजनेस में वापस एक डाउनग्रेडेशन आएगा, होगा ही होगा सर। आप बोलोगे सर क्यों? ये बात आप लोग प्योर इकोनॉमिक्स में, हम लोग जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्पेशल डिस्कशन किए हैं वहां पर आप लोगों को मैं प्रोडक्शन चैप्टर नहीं पढ़ाया। प्रोडक्शन में आप लोग याद करो, एक सर्टेन टाइम के बाद टोटल प्रोडक्शन गिरता नहीं है, सैचुरेशन पॉइंट के बाद। हाँ इसका मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी दिया कितना सारा, नोकिया का मोबाइल फोन, हाँ, एम्बेसडर कार, ये लोग आज नहीं है सर, एक तरह से देखो तो नहीं है, मतलब है, एम्बेसडर तो बिल्कुल ही ऑफ हो गया है। नोकिया एक टाइम पे टॉप में था, हाँ हर किसी के पास नोकिया का फोन हाथ में नहीं है तो मैंने क्या कर रहे हो, ऐसा था 2004-5 में। आपको क्या बताऊं मैं, कीपैड फोन ही होता था, लेकिन नोकिया का फोन किसी के हाथ में नहीं है। मैं बॉम्बे गया था उस टाइम पे एक बार, तो बॉम्बे का कल्चर तो थोड़ा एडवांस ही होगा ना, तो बॉम्बे में हर किसी के हाथ 6600 बोल के एक सेट आया था उस टाइम पे, ऐसे थोड़ा सा ना ऐसे बक्सा टाइप का देखने को होता था, 6600।
बॉम्बे के हर मतलब यूथ के हाथ में, जो लोग कॉलेज गोइंग होता था, मैं तो कॉलेज में नहीं पढ़ता था, मैं स्कूल में पढ़ता था, तो जितना भी कॉलेज गोइंग था सबके हाथ में डबल सिक्स डबल जीरो। और नहीं है तो मैंने क्या करना है, और हाथ में रखेगा, जैसे एप्पल का फोन हाथ में रखता है ना, वैसा नोकिया का फोन हाथ में रखेगा। तब एप्पल के बारे में लोग उतना जानता नहीं था। और वो वाला डबल सिक्स डबल जीरो का सेट हाथ में होगा, ट्रेन से उतर रहा है, गिर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, उठा के हाथ में होना चाहिए। फैशन स्टेटमेंट में चेंजेस नहीं आना चाहिए। गजब ही लेवल है। और बॉम्बे में सब थोड़ा एडवांस ही होता है, लोकल ट्रेन में हाथ पकड़ के रखा है, इधर फोन में हाथ, इधर जीन्स के ऊपर पॉकेट में थोड़ा सा निकाल के रखेंगे कि मेरे पास डबल सिक्स डबल जीरो है। मैंने लेवल ऑफ पिक, इसको बोलते हैं ब्रांड का पागलपंती, कि अगर मेरे पास नहीं है तो फिर मैं क्या करूं। समझ रहे हो सर, ये होता है। अच्छा, जब ब्रांड का पागलपंती रास्ते में दिख जाए ना, मतलब समझ जाना कि वो बिजनेस पीक पॉइंट में चले। लेकिन फिर कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता, सुख दुख चक्रवत परिवर्तित है, समझते हो सर। फिर से संस्कृत श्लोक, ये गीता का वाणी है सर। सुख दुख चक्रवत परिवर्तित है, होगा ही होगा। आप पीक में गए ना, अब पीक में जाने के बाद लोगों को क्या होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो अपने आप को ज्यादा चेंज नहीं करता, उसको लगता है मेरा तो सब कुछ ठीक ही जा रहा है। नहीं है, मैं जो बोलता वही सही है, गलत बात। आप पीक में जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और ओवर कॉन्फिडेंट होके आप वही गलती करोगे जो बिजनेस साइकिल का उम्मीद रहता है। और बेसिकली आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी डिटोरिएट करेगा। मार्केट में कोई और प्लेयर है, वो एंट्री कर लेगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं मेरा तो मार्केट अच्छा है, फिर आपको अल्टीमेटली हाथ धोना पड़ेगा। हाथ धोना पड़ेगा इन द सेंस डिटोरिएशन होगा, क्योंकि मार्केट में कुछ न्यू आ गया। अब जब नोकिया टॉप में था, तब सैमसंग बैठे बैठे अपना बना रहा था, स्मार्टफोन डेवलप कर रहा था, नोकिया नहीं कर रहा था। नोकिया बोला था नहीं मैं सीखूं, लेकिन सैमसंग सिमिलर कॉम्पिटिटर था, लेकिन वो बैठे बैठे स्मार्टफोन डेवलप कर रहा था। और आज देखो, पूरा इंडियन स्टॉक स्मार्टफोन मार्केट में सैमसंग का ही जगह है ना। अब बीच में थोड़ा सा चाइनीज वाले लोग आ गए, साउमी, फिर आपका रियलमी, ये सब एक ही ब्रांड के अंडर पे डिफरेंट ब्रांड है, ओनरशिप एक ही है, वन प्लस। उनका मार्केट आने के बाद सैमसंग को थोड़ा कंपटीशन अच्छा खासा मिला, थोड़ा नहीं काफी मिला, लेकिन फिर भी वो लोग एज पर मार्केट के हिसाब से। अब आज वो लोग अगर मार्केट में इनोवेशन नहीं लाता है ना, तो कोई और आ जाएगा, तो ऑब्वियसली वो लोग जगह ले लेंगे। हाँ, आईफोन को बीट करने का भी कोई आया नहीं सर, हो सकता है आ जाए। हाँ, X23 सैमसंग का बीट कर रहा है। हाँ, उसको कोई नहीं ले पा रहा है। अच्छा, तो कुछ कोई ना कोई है सर। तो वही बात है सर कि बिजनेस को एक पीक सीजन आता है, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन मैंने रुक जाता है, बिजनेस में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। मैंने बेसिकली ऐसा नहीं कि सर बिजनेस साइकिल में बोला है तो होना ही होना है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना देर तक अपना एक्सपेंशन पीरियड रख पाते हो और कितना देर तक पीक में रह पाते हो। अब इमेज में दिखाने के टाइम पे तो ऑब्वियसली ना, वो आपको पीक पोजीशन पे थोड़ी ना ठहराएगा, वो तो इमेज में आपको दिखा रहा है कि मैं पीक में हूँ, इसके बाद मैं गिरूंगा। लेकिन आपको समझना है कि जो बंदा पीक पे ज्यादा दिन तक रह जाता है, वो बेसिकली एकदम टॉप लेवल मोनोपोली क्रिएट करता है, कि मेरे को कोई नहीं हरा सकता। तो ये उसके लिए उस लेवल का, जैसे गूगल आज के डेट में, सार्च इंजन मार्केट में और भी कंपनीज है, लेकिन जगह नहीं पा रहा है। गूगल इस तरह का मोनोपोली क्रिएट करके रखा है कि किसी को एंट्री होने का जगह ही नहीं मिल रहा है। हम लोग गूगल के बिना सोच भी नहीं पा रहे। पता नहीं कि ये गूगल का मोनोपोली कब खत्म होगा। ऐसा ही लग रहा है ना सर, पता नहीं। अब एआई वगैरह आया है, चैट जीपीटी भी आया है, गूगल भी खुद का चैट बना लिया मैंने उसी की तरह। ठीक है, तो देखना, जब से चैट जीपीटी आया तब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एआई रिपोर्ट निकलता है गूगल से, तो वो भी सिमिलर काइंड ऑफ डेवलप कर रहे हैं। तो गूगल को, अच्छा गूगल पहले नहीं किया, चैट जीपीटी पहले किया। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कंपटीशन किस लेवल का है। तो यही चीज है। अब अगर आप कंपटीशन में रहना है तो हमेशा इनोवेटिव करना पड़ेगा। जैसे आप लोग जैसे काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उसको नया चीज सीखने में ना रुचि नहीं है। शुभंकर की कुछ चीज थोड़े ना एक तो, আমি কিন্তু सब বুঝতে পারি, इतना बोका नहीं हूँ। सीरियसली तुम लोग अगर, तुम लोग मेरे सामने बैठ के क्या करोगे, तुम लोग जानते नहीं मेरे को। मैं, मेरे सामने भी कोई नहीं रहेगा ना, सपोज कोई एक महीना नहीं आ रहा है, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, पर मेरा ना यूथ के साथ बड़ा जोर का कनेक्शन है, मैं हर चीज समझ सकता हूँ।
यूथ क्या करता है, मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ कि बहुत कम लोग हैं वो समझ सकते। मेरे रूप में मत जाओ, शकल पे मत जाओ, सीरियसली। मैं कनेक्ट करता, मैं हर चीज, कौन क्या कर रहा है, घर पे बैठे क्या कर रहा है, ठीक है, मैं हर चीज समझ सकता हूँ। मैंने अगर कोई बदमाशी भी कर रहा है तो वो भी मैं फील कर सकता हूँ। तो आप बोलोगे सर कैसे, अंदर कोई मैजिक नहीं है, आई कैन फील इट, फेस से पता कर लूंगा, फेस से पता कर लूंगा। मेरे को धोखा नहीं दे सकते, हाँ वो अलग बात है कि मैं वो गार्जियन को बात बात में बोलता नहीं हूँ, मैं मौका देता हूँ, सुधर जाओ। नहीं सीरियसली, मेरे को ये भी अच्छा नहीं लगता कि बात बात में देखो नहीं कर रहा है, वो कर रहा है, वो सब पुराना लोग करता था। मैं कोशिश करूंगा, मैं खुद ही कोशिश करूंगा, अगर आप लोग मुझे थोड़ा मौका दोगे तो। अगर आप लोग मौका नहीं दोगे तो फिर मैं नहीं करूँ, वो अलग बात है। आजकल जमाना कुछ और ही है सर कोई किसी का नहीं सुनता है, सबको सब पता है ना। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हो। तो अच्छा, ये जो एक्सपेंशन पीक और कॉन्ट्रैक्शन पीरियड है, ये हो सकता है कि यहाँ पर 2 साल के लिए रहे, यहाँ पर 2 साल के लिए रहे, ठीक है, मैंने बिजनेस पे ये चलता रहता है। लेकिन अल्टीमेटली एक चीज देखना है सर, देखो यहाँ पर जीडीपी के बारे में बोला है, जीडीपी माने किसी भी कंट्री का बिजनेस के ऊपर उसका जीडीपी डिपेंड करता है। आज अगर इंडिया का बिजनेस डेवलप करेगा या कर रहा है तो इंडियन जीडीपी डेवलप करेगा। आजकल एक चीज अच्छा है सर इंडियन के बारे में, भले ही आपको करंट गवर्नमेंट पे रुचि हो ना हो, डजेंट मैटर, एक बात समझना सर, हो सकता है कि कोई बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता, मत करो, मत करो, अपना अपना सपोर्टर हो सकता है। अब राहुल गांधी को ही सपोर्ट करो। बस एक चीज आपको मैं बताऊंगा कि जब आजकल कंट्री में पॉजिटिव चीजों में बात ज्यादा होता है, पॉजिटिव चीजों में मैंने जैसे इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात होता है, इंडिया के जीडीपी के बारे में बात होता है, भले ही जीडीपी बना पाए ना पाए। ये जो अभी करंटली इंडिया 3.2 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, लेकिन सारा दिन देखना कि वो 4.1 का, ठीक है, अब उसका टारगेट है 5 ट्रिलियन का, ठीक है। अब इंडिया का हमेशा देखना मार्केट में खबर है, बंगाल के लोगों को छोड़ दो सर, यहाँ का लोग थोड़ा अलग ही लेवल में सोचता है। लेकिन अब थोड़ा सा चले जाओ साधन पार्ट में, अब चले जाओ वेस्टर्न पार्ट में, जीडीपी को लेकर बात करते हैं, देखो कितना जीडीपी हो रहा है, कितना हो ना हो, बात तो कर रहे हैं ना। ये कुछ मैंने कोई कुछ लोग बोलते हैं सर सब मार्केटिंग ही चल रहा है, अरे कम से कम थोड़ा मार्केटिंग भी तो होने दो। कम से कम जीडीपी जीडीपी 10 लोग चिल्लाएगा तो कम से कम एक लोग जीडीपी के लिए काम करेगा। रातों रात थोड़ी ना सबके अंदर काम करने का भूख आ जाएगा। अब नारायण मूर्ति सर बोल रहे 70 घंटा काम करना पड़ेगा, पूरा इंडस्ट्री पीछे पड़ा है नारायण मूर्ति सर का, सर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, 70 घंटा कैसे काम करें, फैमिली लाइफ नहीं है, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आगे अगर इंडिया को चाइना जैसा कुछ करना है, चाइना का देखे हो आप लोग, मैं आप लोगों को पहले भी जीडीपी दिखाया, देख लो एक बार जीडीपी देख लो सर, कंट्री वाइज जीडीपी का हालत देख लो, तो आपको पता लगेगा कि ये बिजनेस साइकिल और जीडीपी का कितना जोर का रिश्ता है। कितना, चाइना का 19 ट्रिलियन, 19 ट्रिलियन जीडीपी कंट्री वाइज, देख लो। वर्ल्ड बैंक का डेटा भी देख सकते हो, मैं वर्ल्ड बैंक के भी जा नहीं रहा हूँ, मैं आपको विकीपीडिया से ही दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, ये थोड़ा पुराना है, ये थोड़ा पुराना है, फिर भी देख लो, 17.70 चाइना का जीडीपी है, ट्रिलियन पे है, इंडिया 3.73 2020। हाँ ये थोड़ा लेटेस्ट में चेंज हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, पर फिर भी आप डिफरेंस को तो देखो, ठीक है। ये डेटा शायद विकिपीडिया ने अपडेट नहीं किया अभी तक, लेकिन आप देखो इंडिया कहाँ है, 3.73 लेके 1 2 3 4 5वें स्थान पे है, जापान 4.23 में है, जर्मनी 4.43 में है। लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, जापान जर्मनी का पॉपुलेशन इंडिया का वेस्ट बंगाल से भी कम है, माने जर्मनी का टोटल पॉपुलेशन आई डोंट थिंक 10 करोड़ होगा, सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही 10 करोड़ लोग रहते हैं, तो बी वेयर ऑफ दैट। तो इंडिया का 3.73 140 करोड़ लोगों में बांटता है सर, चाइना का 17.70, मतलब बेसिकली इसको आप अगर 18 मिलियन ट्रिलियन ही समझ लो, ये भी 140 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूट होता है, 140 प्लस, ये भी 140 प्लस। अभी इंडिया और चाइना का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, और अमेरिका का करीब करीब 30 ट्रिलियन 27 ट्रिलियन का इकोनॉमी है,
ये इसका 35 करोड़ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आप हिसाब लगा लो, इंडिया का प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया को अगर अपने इकोनॉमी को पर हेड इनकम में डेवलप करना है तो हमें कम से कम चाइना जैसा मेहनत करना पड़ेगा। नारायण मूर्ति सर यही बात कर रहे हैं कि कम से कम हर बंदे को 70 घंटा काम करना पड़ेगा हर हफ्ते में, माने डेली 10 घंटा, संडे को छुट्टी अगर लेना है तो एक एक दिन में 15 घंटा काम करना है। हम लोग तो 15 घंटा सोते हैं दिन में, काम तो बहुत दूर की चीज है। उसमें उसमें वेस्ट बंगाल में तो क्या बताऊं सर, दोपहर वाला भात के যদি আমরা না ঘুমুছি তো বাঙালি হব না, है ना? ঠিক কি না বল? लगे ना? हाँ, हम ही तो माझे माझे হয়ে যাই। झूठ नहीं बोलूंगा सर, कभी कभी हो जाता छुट्टी के दिन में थोड़ा सा, पर आजकल चावल मैम ने कम कर दिया मेरा। जो भी हो, बात समझे कि नहीं? तो वर्क कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। वर्क कल्चर नहीं होगा तो कभी नहीं डेवलप कर सकते। सिर्फ मोदी को दोष देके, किसी पॉलिटिशियंस को दोष देके फायदा नहीं है। असल चीज है वर्क कल्चर पे। आज अगर यहाँ का लोग बोलेगा कि हम लोग जीडीपी में ग्रोथ करेंगे, हमारा जो भी चीजें हैं हम उस पर फोकस करेंगे। जैसे एक चीज बताते हैं आपको, जैसे यहाँ पर गांव गांव में लोग, हर किसी को देखो क्या करना है, नहीं बच्चे को सरकारी जॉब देना है, हर कोई सरकारी जॉब के प्रिपरेशन के पीछे भाग रहा है। गवर्नमेंट नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी। अब देख लो सर, हर 10 में से 8 लोग तो गवर्नमेंट नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। 2 लोग में, उसमें से एक लोग शायद थोड़ा सा प्रोफेशनल कुछ करने का कोशिश कर रहा है, और बाकी एक लोग चलो चल रहा है, ऐसा टाइप का कुछ हो जाए जिंदगी में, थोड़ा बोहेमियन टाइप्स। ठीक है, अब आप सोचो कि ये जो 8 बंदा है, 8 बंदा थोड़ी ना सरकारी नौकरी मिलेगी, एक को मिल जाए बहुत बड़ी चीज है। तो फिर काम का काम कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ एक फॉल्स चीज के पीछे, जो वास्तव में सबको होगा नहीं, पर उसी चीज के पीछे सबका फोकस है। मैं ये नहीं कहता कि सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये जो पूरा बिहार और यूपी को देख लो, आप पागल हो जाओगे। बंगाल में तो फिर भी थोड़ा बहुत बैलेंस है, बिहार यूपी में तो 10 में से 10 लोगों को गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। नाउ व्हाट इज द पॉइंट सर? पॉइंट ये है कि अगर हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे भागेगा तो फिर लोकल इकोनॉमी का डेवलपमेंट का क्या होगा? अब गांव गांव में हमारे हमारे विलेज में कुछ कम है क्या? हमारे जो विलेज एरिया है यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम है क्या? ये जो आपको पता है, जो चाल दाल, कभी दाल का पेड़ देखा आपने? हाँ, मसूर दाल का पेड़ देखे हो कभी? खाते तो हो। हाँ, दाल मखनी, दाल तड़का, कभी पेड़ नहीं देखा? अब मैं भी नहीं देख रहे बाबा। आप समझ पा रहे हो दिक्कत कहाँ है? जिस चीज से इकोनॉमी बन रहा है उस चीज के बारे में लोगों को ज्ञान ही नहीं है। आप सोचो कि दाल के ऊपर जीडीपी में कितना दाल प्रोडक्शन होता है, और दाल के ऊपर बेस करके कितने होटल में, रेस्टोरेंट में दाल तड़का, दाल मखनी, दाल ये दाल वो बनता है। और बिहारी का तो क्या बताऊं सर, अगर दाल, अरहर दाल का दाम महंगा हो जाता है, बिहारी का रोटी नहीं जाता है अंदर। यहाँ पर कोई बिहारी है, सुमित है, बट वो तो बंगाल का बिहारी, वो नहीं समझे। ठीक है, अरहर दाल, अरहर दाल महंगा हो जाता है ना, यूपी बिहार के लोगों का रोटी नहीं जाता है, निवाला नहीं जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है दाल। अब सोचो, मैं एक दाल का एग्जाम्पल दिया, तो जस्ट आप समझो, समझा करो कि जिसपे जीडीपी टिका हुआ है, इसके बारे में यूथ को नॉलेज ही नहीं है। यानी उसी चीज को बड़ा हम लोग डेवलप कर सकते हैं, उसका बिजनेस कर सकते हैं, उसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट वी डोंट हैव इंटरेस्ट। कहाँ से करोगे जीडीपी डेवलपमेंट? चाइना को छूना ना सपना है, सपना। टेक्नोलॉजी में, अब टेक्नोलॉजी पे बात हो रहा था कि हम लोग सर्विस सेक्टर में डेवलप है, सीरियसली हमारा सर्विस सेक्टर काफी अच्छा है, आईटी सेक्टर। अब आईटी सेक्टर के ऊपर बेस करके कितना जॉब क्रिएट करेंगे? माने हर जगह को क्या बैंगलोर और हैदराबाद बनाना है? नॉट पॉसिबल। हैदराबाद और बैंगलोर ने जो कर दिया, और थोड़ा सा कोलकाता, ये सेक्टर 5 में थोड़ा बहुत मिला है सर। ठीक है, हैदराबाद बैंगलोर जो करता है उसका कितना बोलूंगा, 0.0% थोड़ा सा मिल गया सेक्टर 5 को, थोड़ा सा गुड़गांव को, थोड़ा सा नोएडा को, वो लोग इससे बेहतर है। अब पॉइंट है कि सबको आईटी सेक्टर में थोड़ी ना होगा, एक ओवरऑल ग्रोथ चाहिए। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री का हालत तो बहुत खराब है। जो भी नीड है हर चीज का ग्रोथ चाहिए, तो जाके जीडीपी डेवलप होगा। ऐसे ऐसा नहीं कि इंडिया ग्रोथ नहीं कर रहा है, कर रहा है, बट हम लोगों का जो नीड है उसके हिसाब से हम लोग काफी पीछे हैं। समझ पा रहे हो सर? तो उसके लिए गवर्नमेंट को साथ देना पड़ेगा। किसका? पब्लिक का साथ चाहिए।
और सही लोगों का साथ चाहिए, सही गवर्नमेंट का साथ चाहिए। ये देखो, मैं वर्ल्ड बैंक के साइड में गया सर, देखो सर, आपको मजाक नहीं कर रहे, देखो एक भी बात मैं सिर्फ चिल्ला के इसलिए नहीं बोल रहा, मैं आपको रियल फैक्ट दिखा रहा हूं। अब देखो ये बिजनेस साइकिल चैप्टर आपको हकीकत बताएगा। लुक एट सर, ये देखो साइकिल है, लाइन ग्राफ देख रहे हैं सर, जीडीपी ग्रोथ एनुअल इंडिया का। ये देखो मैं यहाँ पर जहां जहां कर्सर रख रहा हूँ आप वहां पर देखो, ये रिसेंट है 2021 का इंडिया का जीडीपी ग्रोथ देखो 9.1, ठीक है। अच्छा, लेटेस्ट में 2022 में 7%, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, पीछे मैंने 1962 में देखो 2.9, 1962, शायद हमारा पापा लोग तब जन्म ले रहे थे। हाँ, मेरा पापा का जन्म इसी टाइम पे होगा 1960 समथिंग, ठीक है। अच्छा, फिर थोड़ा सा नीचे आ जाओ 1965 -2.6। ये हमारे इतना खराब क्यों सर? चाइना अटैक किया था हम पे और पाकिस्तान पीओके लिया था, पता है, इसलिए ये हालत है। इस टाइम पे चाइना अटैक किया था और पाकिस्तान पीओके में कवर किया था, और चाइना हमारा लद्दाख का एक हिस्सा छीन लिया था और अरुणाचल प्रदेश को कैप्चर कर लिया था। फिर बहुत मेहनत करके नेहरू जी अरुणाचल को बचाया पर लद्दाख नहीं बचा पाया। ये हालत में -2.6। आगे देखो, फिर 1967 में फिर से ग्रोथ आया, फिर नीचे आ, फिर देखो 1972, ठीक है। ये तो ये जो टाइम जोन है ये तो बंगाल का काला पीरियड है, वेस्ट बंगाल का काला पीरियड है। 72 से 77 इंडिया के लिए काला नहीं है, बट क्योंकि वेस्ट बंगाल इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो इस टाइम पे नक्सलाइट समझते हो, ये जो, क्या बताओ सर, कांग्रेस, मैंने इस टाइम पे 1972 से 77 वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, ये पूरा जोन इतना खतरनाक हालत में था, आप बिलीव नहीं कर सकते। और यही पीरियड था जब ये कम्युनिस्ट पार्टी उभर के आया, ये सीपीएम जो आया इसी टाइम पीरियड में। क्योंकि जमींदारों के पास जमीन का पूरा भरमार लगा हुआ है, जमींदार अपना जमीन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, कम्युनिस्ट बोल रहे नहीं, अगर आप लोगों के पास इतना होगा तो बाकी लोग क्या क्या खाएगा, ठीक है। मैंने एक अलग ही लेवल, फिर गुंडागर्दी, दिन दहाड़े गोली, मैंने कोलकाता का रग रग में खून, मैंने ऐसा हालत है, जिस गली में जाओगे कोई मर्डर हो रहा है। 72 से 77, इसलिए देखो 72 का हालत देखो। अच्छा, फिर 77 में 75 में इंदिरा गांधी इमरजेंसी डाला था। क्यों इमरजेंसी का? बहुत रीजन था। एक तो इंदिरा गांधी बाद में उनको भी मर्डर कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है, सिख और हिंदू में लड़ाई हुआ था, ठीक है, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, 84 का दंगा बोलते हैं, बाद में हुआ था, और उससे पहले ये सब प्रॉब्लम चालू हो गया था। फिर इंदिरा गांधी ने बोला था कि हम दो हमारे दो करना है, हम दो हमारे दो, मैंने भारत का हर माँ बाप का दो बच्चा होगा, इससे ज्यादा नहीं। ये जो 10-10, 15-15 का लाइन लगा देते हैं ना मूर्ख लोग, ठीक है, उसका प्रेशर कौन झेलेगा सर? ये जो आज हमारे जनरेशन को झेलना पड़ेगा। ये जो आज जो गरीबी है, ये गरीबी का कारण पॉपुलेशन भी तो है, हम जगह नहीं है बच्चा पैदा करते रहो बिना कारण का। तो इंदिरा गांधी ने बोला था हम दो हमारे दो करो, और इवन कभी कभी तो ऐसा भी स्टेप्स लिया था इंदिरा गांधी जी ने कि लोगों को घर से उठा उठा के ले जाके नसबंदी करा, ताकि और प्रोडक्शन ना कर पाए, ऑपरेशन कर देते हैं ना। मैं आपको जेन्युइन फैक्ट बता रहा हूँ, ये हुआ था हमारी हिस्ट्री में, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जैसे कुत्ता लोगों को करते हैं ना, रास्ते में जो डॉगी होता है नसबंदी कर देते हैं ताकि वो बच्चा और पैदा ना कर पाए, वैसा ही इंसान का किया था। घर घर में जाके उठा के फिर बोला कि ये किस तरह का चल रहा है, ये तो भगवान के या अल्लाह के जो ये होते हैं उसके ऊपर जाके हो रहा है, ये तो नेचुरल चीजें हैं, आप इसको कैसे रोक सकते हो? अरे भाई हाँ, नेचुरल चीजें हैं, लेकिन इंसान को भी तो थोड़ा समझना चाहिए कि देश एक मुश्किल प्रॉब्लम से चल रहा है। एक तो ब्रिटिश से आजादी मिला, ऊपर से इकोनॉमी का ये हालत, ऊपर से चीन का लड़ाई, ऊपर से पाकिस्तान का बदमाशी, ठीक है। ऐसी हालत में मैंने पाकिस्तान को हम लोग को मजाक ही उठाएगा ना, और इसीलिए तो पीओके हड़प लिया, और बात बात में हंसी मजाक करता था, और हमारे से बेहतर था उसका इकोनॉमी। एक तो उसका जगह जितना है उस हिसाब से पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है ना, वो मॉडरेट है, माने बहुत डेंसिटी नहीं है, तो पाकिस्तान का इकोनॉमी काफी बेहतर था। और इंडिया इतना पॉपुलेशन लेके और इतना जगह लेके इतना प्रॉब्लम लेके क्या करेगा समझ नहीं पा। समझा करो, ये जीडीपी के साथ पूरा पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन कनेक्टेड है। आप देखो, फिर देखो 91, ये वो टाइम है सर, आप लोगों को मैं पढ़ाया, इसी क्लास में पढ़ाया, हाँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखो जीडीपी ग्रोथ 1%, 1.1,
ये कौन सा रिपोर्ट बता रहा हूँ सर? वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अब मनमोहन सिंह जो अब बाद में प्राइम मिनिस्टर तो बना 2010 में, तब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। उनके लीडरशिप में देश के लिए क्या बेहतर होगा, इस टाइम पे डिसीजन लिया गया। और देखो उसके बाद देखो 91 के बाद से धीरे 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 इंडियन इकोनॉमी एक अच्छा पोजीशन लिया। हाँ बीच में एक बार अच्छा हुआ था, पर ज्यादा दिन तक स्टे नहीं किया। ये देखो इस पॉइंट पे 9.6 1980 राजीव गांधी का टाइम पीरियड है। जैसे राजीव गांधी टाइम पीरियड माने इंदिरा गांधी जाने के बाद इंडिया को एक अच्छा टाइम मिला था। उस टाइम को इंडिया आज भी याद करता है कि ड्यूरिंग राजीव गांधी एरा। बट उसके बाद उस टाइम को और एक प्रॉब्लम चालू हो गया, श्रीलंका तमिल टाइगर्स का प्रॉब्लम। वो तामिलियंस माने श्रीलंका में तमिल के साथ सिंहली माने जो माने एक्चुअली श्रीलंका का जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है उसपे कुछ लोग तमिल्स हैं और कुछ लोग वहां का सिंहली है, ठीक है। तो उनके बीच में लड़ाई है और उसमें हमारा तमिल लोग भी साथ दे रहे थे। और फिर एक ऐसा गवर्नमेंट बन गया था कि ये लोग बोल रहे थे कि तमिल श्रीलंका को मैच कर देंगे। फिर वहां पर एक अलग ही लेवल का प्रॉब्लम। और राजीव गांधी का इसी तरह से डेथ हुआ। तो एक तमिल क्या बोलते हैं उसको, माने सुसाइड बॉम्बर, उनको माला पहनाने गया और खुद भी उड़ा और राजीव गांधी को लेके उड़ा। ये भारत का राजनीति का एक एक पड़ाव है। जानते हो सर ये सब चीजें? क्या जानोगे फिर? जानो, देश ऐसे नहीं बन गया। तो इस पीरियड में अच्छा कर रहा था, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम। और कहां से देखो 9.6 से आगे 1.1 पे आगे, उसके बाद 4.8, फिर धीरे 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 उस पीरियड में थोड़ा रहा। अप टू 2009 तक मोटा मोटी 6-7 मैक्सिमम हाईएस्ट, ठीक है। इसके बाद ये तो कोरोना पीरियड है, -5.8। ये सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड इसका प्रॉब्लम। इसको और क्या बोलूं सर, ये तो एक नेचुरल और एक पैंडेमिक प्रॉब्लम है। इसके बारे में कुछ ना ही बोलूं तो अच्छा है, ठीक है। और फिर अभी 9.1 2021 में, और फिलहाल 7% ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो ये होता है सर बिजनेस साइकिल के ऊपर बेस करके इकोनॉमी का साइकिल। और मेरे हिसाब से अभी ये जो 7% स्टेज में हम लोग है ना, अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है, भारत का जनता अगर सब कुछ समझ के चलता है, क्योंकि देखो पॉलिटिशियन क्या करेगा वो तो हम सबको पता है, लेकिन भारत का जो जनता है माने जो पब्लिक है, वो अगर ठीक ठीक लोगों को देश में चुनाव करता है और सही लीडरशिप के हाथ में स्टेट को और कंट्री को देता है, तो मैं मानता हूं कि ये 7% से गिरेगा नहीं। उल्टा इंडिया 7 8 10% ग्रोथ करना बहुत मुश्किल होता है सर। ये कोई माने बैंक का सूद नहीं है कि अगर 10% शेयर मार्केट नहीं कि 15% रिटर्न दे देगा आपको। ये जीडीपी है, 10% रिटर्न पाना जीडीपी में माने इम्पॉसिबल टाइप ऑफ है। अगर इंडिया इस पॉइंट से एक सही लीडरशिप में है करेंटली, बस कुछ ऐसा लोग चाहिए जो सही योजना के साथ, और लोगों के अंदर भी ना इस तरह का नॉलेज होना चाहिए कि हाँ देश कैसे बनता है। अगर ये सब मिलके करे ना, तो फिर ये 7 से नीचे नहीं आएगा। और ये आप लोगों के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का नौकरी, आप लोगों का इनकम, हमारा इनकम, नेक्स्ट जनरेशन का सब कुछ इसी पे टिका हुआ है। अगर ये कभी 7 से फिर से नीचे आ जाए ना, तो ऐसा उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। एंड इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन द लीडरशिप इशू। और अगर देखो नेचुरल फेनोमेना तो कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, तो उसको पर हमारे किसी का कोई हाथ नहीं। लेकिन नेचुरल फेनोमेना तक लीडरशिप चाहिए, सही लीडरशिप जो देश के बारे में सोचता है। ओनली थिंक अबाउट कंट्री, कंट्री कंट्री का बॉर्डर और सभी आसपास के एनिमी को चुप करवाना। कोई चैं टै ना करे, पाकिस्तान भी आवाज ना करे, वैसे भी आजकल आवाज करेगा नहीं, ठीक है। नहीं उसका थोड़ा हवा टाइट है। और चाइना का बोलती बंद रखना, मैंने अपने आप को इतना कमजोर नहीं दिखाना है कि चाइना प्रॉब्लम करे, क्योंकि वो हमेशा रेडी है। वो अभी उसका जी करे ना, अभी कश्मीर पे 370 हटा देखे हो आप लोग, मैंने कंप्लीटली उसका अब्रोगेट किया गया, सुप्रीम कोर्ट उसको अफेल्ड कर दिया। अब देखो चाइना सबसे पहले बोला कि ये तो यूनाइटेड नेशंस का था, इंडिया कैसे डिसाइड कर सकता है। अरे क्या हम हमारे देश में, तुम तो तिब्बत हड़प के बैठे हो भाई, कश्मीर तो हमारा पहले से ही था। तिब्बत भी हमारे साथ हमेशा कनेक्टेड कंट्री है। जो हमारा है हम उसके साथ क्या करें, इसको लेके तुम कौन होते हो बोलने का? बेसिकली दुनिया चाहते हैं कि इंडिया वीक हो जाए, क्योंकि हम वीक होंगे तो उनका बढ़ेगा अच्छा। और इंडियंस को ये बात समझना चाहिए। ये जो लीडरशिप में है और जो ऑपोजिशन में है, सबका मिल के काम है। मैंने विरोधिता करने के नाम पे ये नहीं कि हर मैंने बेकार चीज पे भी बने, अच्छा चीज पे भी आप विरोधिता करो।
कम से कम ये जो कश्मीर के मुद्दे पे तो मेरे हिसाब से किसी को भी विरोधिता नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं। मैंने कांग्रेस कैसे कर रहा है विरोधिता मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है 370 का, कांग्रेस विरोधिता कर रहा है। अरे भाई तुम्हारे लिए देश इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बीजेपी जीत गया है, यही तुम्हारा प्रॉब्लम है। मैंने क्योंकि बीजेपी की लीडरशिप में हुआ है तो वो हार गए, क्यों? इसमें देश जीत रहा है, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं? ये कम से कम बोलो ना कि भाई हाँ ये डिसीजन देश के लिए अच्छा है। चलो ठीक है, तुम बीजेपी को क्रेडिट मत दो, तुम कम से कम ये बोलो कि हाँ डिसीजन देश के लिए अच्छा है। इतना तो कहना चाहिए ना। मैंने अगर मेरा शत्रु भी अच्छा स्कोर करेगा तो, मानो कि जब इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है या इंडिया पाकिस्तान खेल रहा है, अगर बाबर आजम सेंचुरी करेगा अच्छा खेल के, तो उसमें थोड़ा ताली तो मारना चाहिए ना कि बाबर आजम ने सेंचुरी मारा, या फिर नहीं नहीं करना चाहिए। समझा ना सर? ये है जीडीपी का साइकिल, देख रहे हो सर? तो एक एक फेज में इकोनॉमी ग्रो किया है, एक एक फेज में वो कॉन्ट्रैक्शन किया है। मैंने इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे सर? एक्सपेंशन, पीक, पीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन, फिर पीक है ना, और ओवरऑल क्या बोलेंगे? थ्रू। ओवरऑल क्या बोलेंगे? थ्रू। याद रहेगा सर? हाँ, समझ में आ रहा है? देखो सर, हम लोग तो वर्ल्ड बैंक से पढ़ ली, नहीं आप लोग ये सब ऑरिजिनल, मैं वर्ल्ड बैंक फॉलो करता हूँ। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का डेटा फॉलो इसलिए करना चाहिए क्योंकि डेटा न्यूट्रल होता है, कोई बोल नहीं सकता कि ये तो बीजेपी का दिया हुआ डेटा है। पॉलिटिकल पार्टी मैनिपुलेट कर सकता है ना अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, तो न्यूट्रल डेटा देख लो। न्यूट्रल डेटा में भी प्रॉब्लम होता है। आज अमेरिका, वर्ल्ड बैंक का कंट्रोलिंग तो बहुत देशों का है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर माने मेन कंट्रोलर तो अमेरिका है, ठीक है, क्योंकि उसका पैसा ज्यादा है। आज अमेरिका हमारे अगेंस्ट में नहीं है, बस इतना सा है। आज से अगर आप 20 साल पहले चले जाओ तो अमेरिका तो पाकिस्तान के सपोर्टर था, हर चीज में पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। इवन पाकिस्तान जो हमारे ऊपर जितना अटैक किया है उसका कितना जो औजार, बंदूकें, गोली कहाँ से मिलता है? अमेरिका से मिला है। अमेरिका क्यों अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था? क्योंकि उसको एशिया में कोई तो एक चाहिए ना जहां पर वो दबदबा बना सके। अफगानिस्तान में लादेन को हटाना है तो पाकिस्तान को बेस बनाया। तो अमेरिका जितना दिन उसको लगा वो पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट करता गया, और पाकिस्तान को सपोर्ट करना मैंने बेसिकली इंडिया का एंटी। लेकिन आज उसको पता लग गया कि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करना माने वो इंडिया जैसे इतना बड़ा मार्केट को खो बैठेगा, इसलिए इंडियन मार्केट को बर्बाद नहीं करना है। अब इंडिया के साथ अमेरिका और कुछ करे तो इनिमी तो नहीं ले सकता इंडिया को, क्योंकि इधर चाइना बढ़ रहा है, अमेरिका को डर लग रहा है कि अगर चाइना बढ़ जाएगा, बात को समझे, चाइना बढ़ेगा तो चाइना बढ़ जाएगा तो फिर अमेरिका का जो वर्ल्ड वाइड लीडरशिप है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। तो उधर प्रॉब्लम है। अब इंडिया काफी पीछे है, ठीक है, लेकिन इंडिया ग्रोइंग है। तो अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि इंडिया जैसा चीज कंट्री के साथ पंगा लेके चाइना को आगे बढ़ने दे। तो इंडिया के साथ टक्कर एक साथ मिक्स करके वो चाहेगा क्या इंडिया बढ़े, तो कम से कम चाइना तो जगह नहीं ले पाएगा। और इस बीच में 100 साल अमेरिका अभी भी पावर में रह सकता है। समझ रहे हो सर? ये है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। समझ रहे हो? तो ये सब चीज देखना पड़ता है। अब अमेरिका इंडिया का प्रॉब्लम है, अच्छा रशिया वापस पावर में आना चाहता है, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा पावर का जो एनिमी है वो रशिया ही रहा है लास्ट 100 ईयर्स में। अब रशिया पावर में अभी है नहीं, उसके पास अभी उतना पैसा नहीं है। ऊपर से वो जियो पॉलिटिकली थोड़ा ऐसे हिस्सों में चला गया कि वो उसको ट्रेडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। उसके पास पोर्ट नहीं है, 6 महीना बर्फबारी होता है। साइबेरिया में -50 डिग्री है सर। अब ऐसा चलेगा? अभी आज का जो टेम्परेचर है साइबेरिया का, और साइबेरिया का मैक्सिमम हिस्सा रशिया का बर्फ है। अब बर्फ में क्या तुम जहाज कहाँ से चलाओगे? उसका अपना प्रॉब्लम है। अब रशिया ऊपर से फिर से पावर चाहता है, लेकिन फिर से पावर पाने के लिए उसको यूक्रेन चाहिए, इसलिए यूक्रेन के पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के। छोड़ूंगा नहीं, आज ना छोड़ेंगे तेरे दम दमादम। ये सब कारण है सर। अब एक साथ मैं सारा बात तो बोल नहीं पाऊंगा, एक एक चीज के अंदर घुस तो नहीं पाऊंगा। बट आपको मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ कि इंडिया किस कड़ी में खड़ा है। अब बिजनेस साइकिल का फैक्टर देख लो, इजी लगेगा। हर चीज अभी एकदम चुटकी है, चुटकी। कहाँ है भाई ये ऑनलाइन में जो लोग हैं, समझ में आ रहा है सबको? मानसी, मानसी समझ आ रहा है सर? यस सर। अरशद समझ आ रहा है? अरशद यस सर। सर
कहाँ गया भाई, नोट कहाँ गया, अभी तो खुला था ये वाला। हाँ, अच्छा देखो क्या लिखता है, एक्सपेंशन फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, माने बेसिकली वही जो मैं आपको बार बार बोल रहा था, देश का जीडीपी ग्रो करना है, नेशनल आउटपुट ग्रो करना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना माने आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो, नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ तभी होगा ना जब आउटपुट बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। तो सिंपल भाई उसी को वोट दो जो बिजनेस बढ़ाने का बात करता है, उसको वोट दो और किसी को वोट दो। क्यों? क्योंकि कम से कम बिजनेस करने का बात तो कर रहा है, और सिर्फ बात करने से नहीं होगा, एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। और बिजनेस करने के लिए एक चीज चाहिए सर, शांति। शांति समझते हो? बिजनेस ना चहल पहल में नहीं होता है, बिजनेसमैन को शांति चाहिए, पीसफुल एनवायरनमेंट, बात बात में झंडा गाड़ना। ये बंगाल का प्रॉब्लम ही है ना, वेस्ट बंगाल का प्रॉब्लम यही है। बंगाल, बंगाली लोग ऐसे बहुत स्वीट है, वी आर वेरी स्वीट पर्सन, हम लोग ऐसे ज्यादा झगड़ा नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम है कि नहीं, सीरियसली हम लोग बहुत ज्यादा झगड़े नहीं, उस टाइप का झगड़े नहीं थे, घरेलू झगड़ा अलग बात है, ठीक है, कहीं पर दंगा करने बोलो बंगाली सबसे पीछे चला जाएगा दंगा के टाइम पे। लेकिन प्रॉब्लम है कि तुम यहाँ पर फैक्ट्री में देखो ना क्या हालत हुआ है, हर फैक्ट्री में जाके लाल झंडा काट देता है, यहाँ का पूरा बिजनेस को ठप करके रख दिया। और यहाँ पर कोई अब न्यू इंडस्ट्री आएगा कैसे, क्योंकि उसको तो डर लगता है कि बंगाल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां का कल्चर में बात बात में झंडा गाड़ने का आदत है। मैंने क्या करेगा, 2 दिन फैक्ट्री चलेगा, फिर मानो कुछ लेबर अनरेस्ट हो जाएगा, कैसे तो होता रहता है लेबर अनरेस्ट, तो लेबर अनरेस्ट होता है फैक्ट्री को बंद कर दोगे। मानो कि आज मानो तुम लोग एक फैक्ट्री बनाया, मैं मानो तुम्हारे फैक्ट्री, मान की इसने एक फैक्ट्री डेवलप किया, अब मानो इसमें मैं क्रिश कुणाल काम करने गए, अब मानो हम लोग के साथ उसका कुछ डिस्प्यूट हुआ, वो हम लोग को निकाल रहा है, ठीक है, अब यूनियन खड़ा कर दी, ठीक है हम लोग खड़ा कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि अब हमारे हम लोग क्या भड़का रहे हैं, पॉलिटिकल लोग भी आके भड़का रहे हैं, पावर ले लिया, अब इसको लेना पड़ेगा उसको लेना पड़ेगा, तुम बिजनेस बन लो, अब तुम क्या ये सब संभालोगे कि बिजनेस करो। अरे भाई बिजनेस एक बड़ा माने कॉन्सेप्ट में बन रहा है, उसको बंद ना होने दो, उसको हैम्पर ना होने दो। एक देखो कितना बुद्धू लोग है ये लोग, तुम्हारा बिजनेस से मेरे को टैक्स नहीं मिलेगा, तुम्हारा बिजनेस पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा। आज ममता दीदी बोलो या सीपीएम बोलो, ये लोग कितना भी शुद्धिकरण करने का कोशिश कर रहा है कि हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट को लाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, लेकिन ये सब लोग इंडस्ट्री को बंद करने के बारे में सबसे पहले स्टेप्स लिए। तुम सीपीएम को देख लो, जितना जूट कॉल है गंगा किनारे सबको बंद करवाए, हिंदुस्तान मोटर का प्रोडक्शन यहां से हटा के चेन्नई के लेके जाना पड़ा, आईटीसी को अपना हेडक्वार्टर यहां से हटा के बॉम्बे में करना पड़ा। क्यों? क्योंकि एंटी बिजनेस मेंटेलिटी, बात बात में झंडा, क्या कि बिजनेसमैन ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है और लोगों को सैलरी नहीं दे रहा है, ये बात तो बैठ के क्लियर हो सकता है। इसके लिए दुकान क्यों बंद है? जैसे मेरे एक फैमिली में रिलेशन में ऐसा हुआ है, मामा घर के फैमिली में 3 भाई हैं, झगड़ा करके दुकान को बंद कर दिया। अरे भाई झगड़ा किए हो ठीक है, घर पे बैठ के झगड़ा सॉल्व करो, दुकान नहीं बंद होना चाहिए। ऐसे ही बात हो गया ना, दुख फिर उसके वो दुकान के बगल में, कोलकाता में ही है सर, दुकान के बगल में एक चाय वाला है, बिहारी चाय, वो होता है ना पंडित टाइप का, टिक्की वगैरह होता है, ऐसे लाल कलर का धोती पहनते हैं पुराने जमाने का। तो मैं उसके पास चाय पी रहा हूँ, चाय पीते पीते मैं मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसे ही पी रहा हूँ, क्योंकि मेरा उस बचपन में उस पाड़ा में जाने का एक हैबिट है, नॉर्थ कोलकाता। तो दुकान बंद है, तो ये लोग अपने बीच में चाय वाला बात कर रहे हैं, तो वो जो मेरे मामा घर के फैमिली का जो लोग दुकान बंद किया ना, उन लोगों को गाली दे के बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने गाली क्यों दे रहा है मैं बताता हूँ। उनका कहना है, ये जो बिहारी पंडित जी था इसका कहना है कि भाई तुम लोग भाई भाई में झगड़ा करो, मैं गाली यूज नहीं कर सकता, वो जो गाली यूज किया, तो भाई तुम लोग भाई भाई में झगड़ा किया ठीक है, दुकान क्यों बंद की, वो तो रोजी रोटी है, उसको क्यों बंद करो, तो घर का इकोनॉमी का हालत क्या होगा पूरा। एक समय में उनका जो दुकान है, उस दुकान में कम से कम 10 लोग एट ए टाइम काम करता था, कितना मेडिकल का दुकान था, 10 लोग एट ए टाइम काम करता था, एट ए टाइम, तो कितना लोगों का पेट भरता था, कितना फैमिली चलता था, और कितना लोगों का रोजी रोटी था। आज पूरा फैमिली गरीब हो चुका है, ये घटना घट के 10 साल हो गया, मोर देन दैट, सब गरीब हो चुका है। तो ये सेम कल्चर हो जा रहा है ना, एक फैमिली के कल्चर से पूरा बंगाल का कल्चर को समझ सकते हो आप। ये मैं किस तरह से बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको सामने से देखता हूँ इसलिए। अब बिहार में तो मैं नहीं जा, मैंने बिहार को सामने से मैं नहीं देखता ना, इसलिए मैं बिहार के बारे में बोल ली हूँ।
लेकिन मैं इसको देखता हूँ कि इसका इकोनॉमी क्यों खराब, ये एक्सपेंड कैसे करेगा, एक्सपेंशन कैसे करेगा, एक्सपेंशन करने के लिए ये ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है इसमें डेवलपमेंट चाहिए। ये मैं एकदम अंदर का बात करूँ, पॉलिटिशियंस को ये बात सभा में बोलना चाहिए, सर आप चले जाओ, कभी मौका मिलेगा तो जाऊंगा सर, क्या है उसमें? जिंदगी कब किसको क्या मौका देता है किसको पता है। कुछ दिन बाद देखोगे सर राजनीति के मंच में खड़े, सर ख्वाब देखना अच्छा बात है, ये सब ख्वाब ना ही देखे तो अच्छा है। मजाक उड़ा लो सर, मेरा मजाक उड़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, द स्टेट कंटिन्यूज स्टिल देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मैंने एक स्टेट के पास जितना एम्प्लॉयमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज है सबको जॉब जॉब देना है, ऐसा स्टेट डेवलप करना है। ऐसे बंगाल का क्षमता है, पश्चिम बंगाल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, इसलिए इतना सारा सिर्फ बंगाल के लोगों को ही नहीं, बाहर से कितना लोग आते हैं, बिहारी, मारवाड़ी, गुजराती, हाँ, सब लोगों को यहाँ पर खाना पीना मिल जाता है ना। तो बंगाल का दम है, सिंपल बोले तो बांग्ला माइर गाँव आज, तभी इतना लोगों को खाना पीना देता है। तभी बाहर का लोग आके इतना रहते हैं ना, कोलकाता का ओवरऑल पॉपुलेशन में तुम देखो बिहारी तो सेकंड लार्जेस्ट है, बंगाली को छोड़ के। थर्ड में आपको मारवाड़ी मिल जाएगा, फोर्थ में तुमको गुजराती मिल जाएगा। पहले साउथ इंडियन और पंजाबी भी थे, अभी थोड़ा कम हो गया, पंजाबी को कनाडा मिल गया, पंजाबी लोगों को कनाडा मिल गया, और साउथ इंडियंस में उनका ग्रोथ चालू हो गया। नहीं तो आंध्रा का लोग भरा पड़ा होता था, स्पेशली हॉस्पिटल इंडस्ट्री में। ठीक है, चलो, तो involuntary unemployment is almost zero, and whatever unemployment is there is either frictional due to change of jobs or suspended work due to strikes or due to imperfect mobility of labor। समझ रहे हो सर, यही तो बात मैं कर रहा हूँ, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ सर, सब एकदम जो लिखा है उसको मैं अपने भाषा में बता रहा हूँ, एक बार रीड करोगे पता लग जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट कॉज ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, इकोनॉमी में अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है तो होता है, स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। अच्छा, प्राइस एंड कॉस्ट आल्सो टेंड टू राइज फास्टर, माने चीजों का दाम बढ़ना भी अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन होता है। गुड अमाउंट्स ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट ऑकर एंड डिमांड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस राइजेस, देयर इज ऑलटुगेदर इंक्रीजिंग prosperity and people enjoy high standard of living due to high level of consumer spending। मैंने कहना ये चाहता है, जब इकोनॉमी एक्सपांड करता है लोगों के हाथ में पैसा आता है, और लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग हाई लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए। जैसे लिविंग स्टैंडर्ड में इंडिया का हाई लिविंग स्टैंडर्ड बॉम्बे में है, गुजरात में है, साउथ में बैंगलोर साइड में है, कोलकाता शहर का लिविंग स्टैंडर्ड ठीक है, पर बंगाल का लिविंग स्टैंडर्ड मॉडरेट है, गुड़गांव साइड का लिविंग स्टैंडर्ड हाई है। ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट जैसे मानो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, अंडमान निकोबार तो सबसे हाई लिविंग स्टैंडर्ड, अंडमान निकोबार इंडिया का सबसे हाई लिविंग स्टैंडर्ड, सीरियस। द ग्रोथ रेट इवेंचुअली स्लोज डाउन एंड रीचेस इट्स पीक, और धीरे धीरे ये स्लो होता है और फिर अपने पीक में पहुंचता है। पीक क्या है, द टर्म पीक refers to the top and highest point of business cycle in the latter stages of expansion। Inputs are difficult to find as they are short of their demand and therefore input prices increases। Output price also rapidly leading to increased cost of living, माने चीजों का दाम बढ़ जाता है। ठीक है, चीजों का दाम बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है, या फिर ऐसे मानो कि हर चीज महंगा हो जाता है। तो जब हर चीज महंगा हो जाएगा तो फिर लोग गरीब हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसका रीजन एक तो इंटरनेशनल रीजन हो सकता है, कोरोना जैसे रीजन भी हो सकता है ना। तो पीक पे जाने के बाद वो धीरे धीरे स्लो पड़ता है, और जैसे ही वो पीक में जाने के बाद स्लो पड़ जाएगा, कॉन्ट्रेक्शन आ जाएगा। ऐसे में आपको इंडियन जीडीपी का जो लिस्ट दिखा है तो उसमें मैं एक्चुअली यही सब रीजन बता रहा हूँ, है ना। फिर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मैंने वो उसका जो ग्रोथ है वो मैंने खत्म हो जाएगा, फिर वो नीचे गिरेगा, वही बता देखो, थोड़ा किताबी बात भी बोलना चाहिए। As mentioned above, once peak is reached, increase in demand is halted and starts decreasing in certain sectors। अब धीरे धीरे इकोनॉमी गिरेगा। During contraction, there is a fall in the level of investment and employment। Producers do not instantaneously recognize the pulses of the economy। मैंने जो बिजनेसमैन है वो इकोनॉमी का पल्स को नहीं समझ पाएगा, मैंने क्या करने से सही रहेगा नहीं रहेगा वो समझ नहीं पाएगा। एंड कंटिन्यू एंटिसिपेटिंग हायर लेवल्स ऑफ डिमांड एंड देयरफॉर मेंटेन देयर एक्जिस्टिंग लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन, मैंने और न्यू ग्रोथ नहीं करेगा, जो है उसी को मेंटेन करेगा। द कॉन्सिक्वेंस इज अ डिस्क्रिपेंसी एंड मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई फार एक्सीड्स डिमांड, मैंने सप्लाई बहुत ज्यादा रहेगा लेकिन डिमांड उतना नहीं रहेगा। सप्लाई है, लोगों को चाहिए पर चीजें नहीं है, मार्केट में चीज नहीं मिलेगा आपको। मार्केट में डिमांड है पर लोग उसको डिमांड नहीं कर रहे क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं। बात समझ में आ रहा है?
जैसे टमाटर का दाम कुछ दिन पहले 300 टका 400 टका केजी हो गया था। अब तो गरीब लोगों के लिए, जिसका एक हफ्ता का पूरा खर्चा 400 टका का सब्जी में जाता है, वो बंदा एक दिन 400 टका केजी टमाटर खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। एक मिडिल क्लास नहीं खा सकता। मिडिल क्लास सब्जी के पीछे कितना खर्चा करे? एक दिन में 400 टका का सिर्फ टमाटर खा सकता है क्या? रिच लोग खा सकता है। तो बात समझो, तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, चीजों का दाम इतना महंगा है, आउटपुट बढ़ चुका है। जैसे इस बार क्या हुआ, ये जो दिसंबर नवंबर दिसंबर चल रहा है, गवर्नमेंट सोचा था कि इन्फ्लेशन बहुत हाई हो, इन्फ्लेशन हाई होगा, ये आरबीआई सोचा था, मैंने आरबीआई का डेटा आया था कि इन्फ्लेशन बहुत हाई होगा। इवन इंटरनेशनली भी सोचा गया था कि इन्फ्लेशन हाई होगा, बट जिस हिसाब से इंडिया में सोचा गया था उस हिसाब से इन्फ्लेशन कम रहा। माने लास्ट 2 महीने में गवर्नमेंट सोचा था बहुत हाई इन्फ्लेशन होगा, बट उस हिसाब से नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को लगा था प्रोडक्शन खराब हुआ, पर बाद में पता चला कि नहीं, प्रोडक्शन ठीक ठाक है, यानी जो इन्फ्लेशन टारगेट कर रहा था उससे कम। लेकिन आरबीआई को हमेशा थोड़ा चिंता करके ही चलना पड़ता है, इसीलिए पेटीएम का शेयर क्यों गिरा है? नहीं, बात सब कनेक्टेड है। पेटीएम और मैंने लास्ट 1 साल का हाईएस्ट में चल रहा था, 900 टका पर शेयर चल रहा था पेटीएम का शेयर, वहां से गिर के अभी 600 में आ गया। 600 में, ठीक है, 900 का शेयर 600 में। क्यों? पेटीएम नॉर्मली पेमेंट बैंक है, पेटीएम का अपनी बिजनेस का सबसे बड़ा सोर्स है, हो चुका है उसका कि वो बैंकिंग सिस्टम में उसके पास ना, मैंने शॉर्ट टर्म लोन दे सकता है पब्लिक को, और लोन का इंटरेस्ट भी अच्छा खासा होता है। तो आरबीआई ने बोला कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो 50,000 का अनसिक्योर्ड लोन देता है पेटीएम। पेटीएम में देखना काफी 50,000 ऐसा ऐसा लोन ना मिलता है, ठीक है, और वो भी अनसिक्योर्ड है, मैंने विदाउट एनी पेपर आपको मिलेगा। लेकिन नॉर्मल बैंक में जाओगे तो थोड़ी ना आपको 50,000 का लोन देगा, कोई नहीं देगा, 5 टका नहीं देगा, ठीक है, अगर ठीक ठाक पेपर नहीं होगा तो वो भी नहीं देगा, 5 टका भी नहीं देगा नॉर्मल बैंक। तो पेटीएम यही गैप में काम कर रहा है। पेटीएम जो ऐसे बहुत कंपनी है जो ऐसे गैप में काम कर रहा है। तो आरबीआई ने बोला कि पेटीएम भाई तुम एक काम करो, 50,000 का जितना लोन है या 50,000 का नीचे का लोन को कट कर, मैंने नहीं दे, कंप्लीटली स्टॉप कर। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन अगर हाई हो जाएगा तो लोग तुम्हारा लोन का रिपेमेंट नहीं करें, क्योंकि 50,000 का लोन वही लोग लेते हैं जिनको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होता है, और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट में वो मतलब रेगुलर जरूरी चीजें खाना खाएगा कि तुम्हारा लोन रिपे करेगा, तो ये सब लोन डिफॉल्ट हो सकता है। और जैसे ये परमानेंट ये नोटिस भेजा आरबीआई ने, धड़ाधड़ 900 का शेयर 600 में आकर, और पेटीएम को बोला सिर्फ ओवर 3 लाख का लोन को ही आप मेंटेन कर सकते। देखो सर, एक इकोनॉमी का डिसीजन, उसके साथ बिजनेस का कनेक्शन। शेयर मार्केट कोई नॉर्मल चीज नहीं है, मैंने ऐसे नहीं कि हाँ इसमें लगा देते हैं उसमें बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है, सब एक कनेक्टेड लिंक है। लिंक को जो समझ गया, जो पकड़ लिया, वो शेयर मार्केट में बन जाए, झुंझुन वाला भी बन सकता है, कोई ऐसे बड़ा बात नहीं है। आज एक लड़का आया था एडमिशन करने के लिए, बोलता है वारंट पे झुंझुन वाला खुद कमाता था, किसी को बोलता नहीं था। मैं बोले अच्छा बेटा, अगर झुंझुन वाला के कहने पर तुम्हारा पैसा डूबता, फिर गवर्नमेंट उसको पहले जेल में डालती, क्यों बोलेगा वो अपने इंस्टिंक्ट पे अपने नॉलेज पे कमाया। ठीक है, टाइटन का शेयर जब 500 टका चल रहा था तब खरीदा, ठीक है, आज टाइटन का शेयर देख लो खोल के, देखे हो कभी? टाइटन कंपनी का नाम तो सुने हो? हाँ, टाइटन, रागा, रागा है, टाइटन है, फिर फर्स्ट ट्रैक है, ये सब टाइटन का है, तानिस्क है। अभी 3600 चल रहा है, ठीक है, अभी थोड़ा सा घटा है, ठीक है, एक टाइम पे 4,000 भी चला था। तो जब जिस टाइम पे टाइटन का शेयर का दाम 400-500 भी नहीं, उससे भी कम, मे बी 2000 के पहले का बात है, 2 टका 5 टका ऐसा चल रहा था एक शेयर का दाम। किस कंपनी का? टाटा का है। उस टाइम पे झुंझुनवाला ने टाटा कंपनी में टाइटन पे इतना पैसा डाला, और उसका आज उसका वैल्यूएशन, मतलब वो उसका टोटल पोर्टफोलियो का 60% सिर्फ टाइटन कंपनी का शेयर होल्डिंग है। 40,000 करोड़ का पोर्टफोलियो था उसका, ओवरऑल उसका नेट वेथ 40,000 करोड़, नहीं 40 नहीं, 14,000। आप लोग गूगल करके देख सकते हैं, ये सब डेटा को लेके ये नहीं है, आप चेक कर सकते हो। लेकिन उसने मेनली टाइटन में लगा है।
जिस टाइम पे टाइटन को कोई नहीं जानता था, लोग सोचते थे घड़ी बनाता है, ऐसा होता ना, ये सब बनाता था। उस टाइम पे इसमें पैसा लगा था, जब वो कुछ उसका, तब उसके बारे में लोग जानता ही नहीं था। वही टाइटन नहीं जूनियर वाला को इतना पैसा वाला बना। अब बोलोगे से तुक्का लग गया उसका। अब अच्छा, अब टाइटन में मानो जिस टाइम पे जूनियर वाला टाइटन पे पैसा लगा रहा है, मानो वो अनाउंसमेंट कर रहा है न्यूज़पेपर में कि मैं ले रहा हूँ आप भी लो, ठीक है। पब्लिक का क्या है ना, वो पहले सबसे पहले, तब तो जूनियर वाला था ही नहीं। जिस दिन वो करोड़पति बन गया उस दिन वो खबर में आया, ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि जूनियर वाला कभी टिप्स नहीं देता था। अरे भाई, उसका इंस्टिंक्ट, उसका नॉलेज, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ा था चार्टर्ड फर्म खोलने के लिए नहीं, शेयर बाजार में नॉलेज बढ़ाने के। उसका भाई चार्टर्ड था, वो खुद भी चार्टर्ड फर्म में काम करता था, बट उसको मन नहीं लगता था, सारा दिन शेयर बाजार में पड़ा रहता, दलाल सीट में बॉम्बे में, ठीक है। और चार्टर्ड का पढ़ाई सिर्फ इसलिए किया चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, ताकि उसको बिजनेस के बारे में जो अंदर का बात है उसका वो समझ कर, उसको पढ़ाई में भी मन नहीं था। हाँ, मेहता जी भी था, मेहता जी के साथ भी था, समझ पा रहे हो सर। तो वो क्यों बोलेगा, उसका इंस्टिंक्ट, उसका रिस्क, कल डूबेगा तो फिर, इसलिए वो टिप्स नहीं देता था। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी अलग चीज होता है, लेकिन टिप्स शेयर नहीं करे, लोगों को डायरेक्टली बोलता था। मुझे बड़ा पसंद आई ये बात जुनी पालक कि अगर आपको रिस्क लगता है, आपका पैसा बैंक में रख दो, पोस्ट ऑफिस में रख दो, थोड़ा रिस्क लेना है म्यूचुअल फंड में डाल दो, शेयर मार्केट में मत आओ। डर लगता है तो फिर क्यों आना है शेयर मार्केट में, समझ रहे हो सर। हाँ, खेल समझ में आ रहा है ना। तो पीक कैसे खत्म होता है ये भी एक समझ में आया। कॉन्ट्रैक्शन मैंने बेसिकली जब इकोनॉमी में बाधा क्रिएट होता है। अच्छा, फिर आ जाता है सर थ्रू एंड डिप्रेशन। थ्रू पीरियड क्या है, डिप्रेशन इज सीवियर फ्रॉम रिसेशन। डिप्रेशन और खतरनाक चीज होता है, जैसे इंसान भी डिप्रेशन रहते हैं ना, सर बहुत डिप्रेस्ड आजकल तो स्टेटस हो चुका है, आई एम वेरी डिप्रेस्ड, आई एम वेरी डिप्रेस्ड। आजकल ये बोलने में बड़ा चमक, तुमको सिंपैथी मिलता है, दोस्त लोग आके बोलते हैं भाई वो बहुत डिप्रेस है, सिंपैथी मिल जाती है। सर सब दोस्त आके क्या हुआ भाई, बोलना, बोल भाई, मेरे को भाई मानता है तो बोल, है ऐसा बोलते हैं ना तो लोग, भाई मानता है तो बोल, है सबका भाई सलमान खान है, उल्टा बोलते हैं निकल जा। डिप्रेशन इज द सीवियर फ्रॉम रिसेशन। रिसेशन क्या होता है सर, रिसेशन का मतलब होता है मंदी। मंदी माने बांग्लादेश वाले मंदा, एक ही बात है। मार्केट स्टेबल, जब पूरा नहीं, स्टेबल नहीं, खराब 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 মানে মন্দ, বাজার মন্দ যাচ্ছে বলে না বাংলাতে, কি বাজার কেমন, না রে মন্দা যাচ্ছে, ভালো না যাচ্ছে বলে, হ্যাঁ এটাকে ঠান্ডা যাচ্ছে বলে, হ্যাঁ অনেক ভাই যে যার মতো বলে, বাট এটা না না, ওটাও বলে না, আমি ভালো ল্যাঙ্গুয়েজ বললাম, বাজারে মন্দা যাচ্ছে, ইটস আ গুড বেঙ্গলি, ইটস আ গুড বেঙ্গলি, মানে ভালো বাংলাতে এটা, যারা ভালো বাংলা ইউজ করে তারা এই কথাটা বলে। हिंदी में उसको मंदी, बाजार हिंदी में क्या बोलते हैं, मंदी, मंदी बोलते हैं, हाँ वही एक ही बात है, एक ही बात है, बस ये वो ईज लगा दिया, एक ही चीज। तो बाजार मंदी जा रहा है, ठीक है। तो ये मंदा या बंदी जो भी बोलो आप, ये रिसेशन होता है। रिसेशन माने उस टाइम पे मार्केट में प्रोडक्शन नहीं होगा, जैसे कोरोना पीरियड में क्या हुआ था, रीजन कुछ भी हो, फैक्ट्री बंद, प्रोडक्शन नहीं, मार्केट में डिमांड है पर फैक्ट्री नहीं चल सकता, ठीक है। डिमांड जरूरी भी नहीं है, लोग घर पे सेफ फील कर रहा था, ऐसे भी प्रॉब्लम था सर। ऐसे आज लगता है, मुझे याद है कोरोना के टाइम पे केस्टोपुर एरिया में, मैं पूरा कोरोना पीरियड में कोलकाता था, उल्टा कोरोना चले जाने के बाद मैं घर गया था। तो पूरा सारा दिन आप सोचो एम्बुलेंस का आवाज कितना होता था उस टाइम, और स्पेशली जो लोग, जिसका थोड़ा बहुत भी कुछ बीमारी था वो गया सर, वही लोग गया जिसका बीमारी था वो गया, नॉर्मल लोगों का उतना कुछ हुआ नहीं, पर बीमारी जिसका था वही लोग तो चला गया ना, कितने लोगों का क्लोज लोग गया। तो प्रॉब्लम क्या है सर कि ये जो मार्केट में रिसेशन होता है, रिसेशन माने मार्केट जब खराब होता है। 2008 में इंटरनेशनल लेवल में ये प्रॉब्लम होती, कोई जॉब नहीं था उस टाइम पे। मैं मास्टर्स करने के लिए, मास्टर्स नहीं, ग्रेजुएशन करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली सॉल्ट लेक में आके कॉलेज में एडमिशन के लिए सोच रहा था, तो सब बोल रहा था भाई क्या करेगा करने के लिए, उस टाइम पे जो लोग पास आउट हो रहा था क्या करेगा ये सब,
MBA FMBA करके कुछ फायदा नहीं है। हाँ, ये क्यों? ये कोई नौकरी नहीं है। ये क्यों? बोले पता नहीं, उन लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, बोले कंपनी नहीं लेना चाहता किसी का। हम लोग इतना पास आउट किए, तब शॉर्टेक का अलग ही एक रौनक था। आजकल तो शॉर्टेक कैसे ही लगता। मैं सीरियसली, मैं जो देखा वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो तो उस टाइम पे मैं 2007-8 का बात कर रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ आता था। तो उस टाइम पे बाकी सब लोग बोलता था कि नहीं नौकरी नहीं है। 2008 का बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो रिसेशन था इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मार्केट में नौकरी नहीं हो रहा था, क्योंकि पूरा फाइनेंशियल मार्केट, यूएस ग्लोबल मार्केट डाउन हो गया। ये आप लोगों का है, इसी में अंत है। ये देखो, ये देखो यहीं पर दिया हुआ। मैं सब कहानी को इकट्ठा करके बोल रहा हूँ। ये देखो, ग्रेट ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930, ठीक है। ये देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बस 2000। और ये देखो, रिसेंट एग्जांपल ऑफ बिजनेस साइकिल ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 एंड 9 दिया है। क्या दिखता है देखो, बोलते थे रिसेंट ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ओनर्स इट्स owes its origin to US financial market following information technology bubble burst 2000 में। एक्चुअली आईटी बबल बस्ट हुआ। आईटी बबल क्या था? उस टाइम पे यूएस में हर कोई आईटी कंपनी बना रहा था। तो ऐसा होता है, क्या होता है बबल बस्ट? क्या होता है बबल? माने सबको लगता है आईटी में पैसा है, सब पैसा आईटी में जा रहा है, लेकिन एक हर चीज का तो एक लिमिट होता है। तो लिमिट क्रॉस कर गया, अब और आईटी में मार्केट नहीं था, लोग पैसे पे पैसा लगा जा रहा है अमेरिकन मार्केट में, और फिर आईटी बबल बस्ट हो गया। मैंने आईटी में और कोई वैल्यूएशन नहीं मिला। इसको बोलते हैं बबल बस्ट हो। जैसे बबल आप सब समझते हो ना, वो जो आप लोग एक बनाते हो ऐसा करके फू करके, फिर वो बबल बन जाता है, फिर वो इजीली ब्लास्ट हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो फॉल्स बबल है। तो फॉल्स बबल बास्ट होता ही होता है, कितना देर तक रहेगा। इसी चीज को बबल बास्ट कहते हैं इकोनॉमिक्स में। बात समझ में आ रहा है? तो बबल बस्ट माने दिख रहा है बहुत कुछ है, पर एक्चुअली वो आपको एक झूठ दिखा रहा है। जो आपको दिख रहा है वो झूठ है, वो किसी भी टाइम पे खत्म हो सकता है। तो उसको आईटी बबल बोलते हैं। माने तो उस टाइम पे गूगल वगैरह सब उसी टाइम पे आया था। गूगल, ट्विटर, फिर तुम्हारा अमेजन, उसी टाइम पे अमेरिका में सब ग्रो कर रहा था। छोटा मोटा और भी कंपनी, जितना आईटी कंपनी का ग्लोबल लेवल पे आप लोग नाम सुने हो, सब उसी दौरान 2000 के आसपास। उसको आईटी बबल बोलते हैं। 8-9 का केस अलग है। 8-9 2000 के बाद है। क्या हुआ था अमेरिका में, ये देखो क्या लिखता है। इन ऑर्डर टू टेक द इकोनॉमी आउट ऑफ रिसेशन, रिसेशन माने मार्केट खराब जा रहा था अमेरिका में, तो रिसेशन से मार्केट को बाहर निकालना चाह रहा था। बात को समझे, मंदा मंदी मार्केट को ठीक करना चाहिए। यूएस फेडरल रिजर्व ने डिसीजन लिया। फेडरल रिजर्व माने जैसे हमारे देश में आरबीआई होता है, वैसे उनके कंट्री में फेडरल बोलते हैं। समझ रहे थे? ठीक है, फेडरल रिजर्व, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसने क्या किया? बैंक इंटरेस्ट को कम कर दिया। दिस लेड टू लार्ज लिक्विडिटी ऑफ मनी सप्लाई विद द बैंक्स। जब मनी इंटरेस्ट कम हो जाता है बैंक की तरफ से, तो पहले से ज्यादा लोग बैंक में लोन लेने पहुंचते हैं, है ना। मैंने बेसिकली फेडरल ने कमर्शियल, मैंने अमेरिका में जितने कमर्शियल बैंक है, जैसे हमारे देश में एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस टाइप का बैंक है ना, आरबीआई अगर लोन कट करता है तो ये लोग ज्यादा 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 लोन उठाते हैं, क्योंकि सस्ता चल रहा है तो ज्यादा दे दो। सिमिलरली वहां पर भी हुआ था कि मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट हो गया, सस्ता में मिल रहा है और लो। विद लोअर इंटरेस्ट रेट क्रेडिट बिकम चीपर, मैंने इजीली लोन मिल रहा है। एंड द हाउस होल्ड इवन विद लो क्रेडिट वर्दीनेस बिगन टू बाय हाउस। मैंने जिनका घर खरीदने का औकात भी कम था, वो भी घर खरीद रहे। सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, औकात का मतलब कि अभी घर खरीदने का औकात नहीं है। सिंपल मानो कि किसी का भी न्यू टाउन में 1-1 करोड़ का प्रॉपर्टी लेने का औकात नहीं है, लेकिन क्योंकि सस्ता में लोन चल रहा है, 20,000 का ईएमआई में घर मिल जाएगा 1 करोड़ का, तो क्यों ना ले। नहीं समझे बात को? मानो कि 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, जिसका कम से कम ईएमआई होना चाहिए 1 लाख का मंथली। कम से कम 1 लाख अगर ना भी हो, 70,000 to 80,000 कम से कम ईएमआई होना चाहिए अगर लोन पे ले रहा है तो। लेकिन मानो कि ये इंटरेस्ट रेट इतना सस्ता दे रहा है कि वही 70-80 हजार का घर आपको 20,000 ईएमआई में मिले, तो आप क्या बोलोगे? भाई अभी लेते चलो न्यू टाउन में, लेना है क्या? बात समझ में आ रहा है? तो सस्ता में ईएमआई मिल रहा है, तो जिसको घर खरीदने का औकात भी नहीं था वो भी घर खरीदने पहुंच गए। द राइजिंग प्राइस ऑफ हाउसिंग लेड बोथ हाउसहोल्ड एंड बैंक्स टू बिलीव दैट प्राइस वुड कंटिन्यू टू राइज।
एक्सेस मतलब क्या हो गया, सबके हाथ में पैसा, सबके हाथ में पैसा होगा तो प्रॉपर्टी का दाम मार खाबি। সবার হাতে পয়সা থাকলে প্রপার্টির দাম বেড়ে যাবে না। ধর আজকে একটা প্রপার্টি, নিউটাউনে কি অনেক প্রপার্টি থাকবে, তা সবাই বলছে আমি কোটিপতি, তাহলে একটা प्रॉपर्टी জন্য सबाई যদি कोटी कोटी টাকা দাম দেয়, हिंदी में बोलना चाहिए नहीं तो मान से समझ नहीं पाएगा ठीक है, एक प्रॉपर्टी है मानो न्यू टाउन में, तो उस एक प्रॉपर्टी के पीछे मानो 100 लोग आ गए, बोलते मेरे पास करोड़ है, वो बोलते मेरे पास करोड़ है, तो प्रॉपर्टी वाला क्या करेगा भाई, 3 करोड़ दाम लगा अभी मिल जाएगा, तुम थोड़ी ना कम रखोगे, इन्फ्लेशन ग्रेड हो जाए। सस्ता रेट लगाना अच्छा बात होता है, पर सस्ता को कंट्रोल करना अच्छा नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो सर। तो वही क्या हुआ सर, देखो excess liquidity with bank and availability of new financial instrument led banks to lend without checking the credit worthiness of the borrowers। इवन बैंक को गवर्नमेंट ने बोला कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रहा है, किसी का क्रेडिट वर्दीनेस भी चेक मत करो। जैसे बैंक नॉर्मली लोन देने से पहले चेक करता है कि बंदा लोन रीपे करने के लायक है कि, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट वर्दीनेस, कि आपको लोन मैं दूंगा लेकिन क्या आप लोन रीपे कर पाएंगे, क्या आपका रेगुलर इनकम है, क्या आपका स्टेबल इनकम है। बैंक अमेरिका ने डिसाइड किया गवर्नमेंट के कहने पे कि भाई क्रेडिट वर्दीनेस भी चेक मत करो, हाँ लोगों के हाथ में पैसा देना है, और उसका उसका प्रॉब्लम सब पूरा दुनिया को भुगतना पड़ा। वन डिसीजन बाय यूएस फेडरल पूरा वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया था। वो लोग सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचा, 30-35 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन वो लोग एक चीज नहीं समझा कि अमेरिकन इकोनॉमी में वो लोग सोचा था कि 30-35 करोड़ लोग संभाल लेंगे, हमारा तो यूपी 20 करोड़ ले लेता है, लेकिन देखो वो लोग संभाल नहीं पाए, ऐसे नहीं चलता है। तो क्या हुआ देखो, क्या हुआ देखो, समझ रहे हैं सर। इसके ऊपर मूवी बना हुआ है, मूवी देखने का जरूरत नहीं है, मेरा कहानी काफी है, चाहो तो देख सकते। देखो क्या बोलता है, loans were given even to subprime households and also to those persons who had no income or assets houses were built in excess during the boom period and due to their oversupply in market। रिसेंटली ये प्रॉब्लम चाइना में हुआ है, रिसेंटली ये प्रॉब्लम चाइना में हुआ है। चाइना में 2005 से लेके 15 के बीच में बूम पीरियड चला चाइना। अगर आप चाइना का जीडीपी ग्रोथ देखोगे ना, रिसेंट पास्ट में काफी अच्छा ग्रोथ है उसका। चाइना ने क्या किया, ज्यादा पैसा आ गया मार्केट में, चाइना का गवर्नमेंट भी पैसा सप्लाई दिया, सब कोई प्रॉपर्टी बना ली, इतना फ्लैट बनाया बड़े बड़े शहरों में कि फ्लैट बिक ही नहीं रहा, भर भर के बिल्डिंग बन गया है लेकिन कोई खरीदार नहीं है। करंट सिचुएशन ओवर सप्लाई हो चुका है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो जो अमेरिका के टाइम पे हुआ, समझ रहे हो, उतना ज्यादा नहीं है, पर फिर भी जितना है वो चाइना के इकोनॉमी को स्लो कर दिया, वो ग्रोथ नहीं, मैंने ओवर सप्लाई हो गया, पैसा तो सब बिल्डिंग में खा गया। अगर वो पैसा आज बैंक के पास होता किसी दूसरे काम पे लगा लेता, चाइना का जो सेंट्रल बैंक है, लेकिन पैसा एक बार बिल्डिंग में जा चले जाए तो फिर क्या होगा। इसको समझने का एक सिंपल तरीका बताते हैं। मानो आपके घर में माँ पापा के पास पैसा आया, माँ पापा क्या सोच रहे हैं, पैसा आया जमीन खरीद लेते, बहुत अच्छा डिसीजन है। बाबा सोच रहे हैं, माँ पापा सोच रहे हैं जमीन खरीद लेंगे। आज अगर सस्ता में मानो कहीं पर 10-15 लाख में जमीन मिल रहा है या 20 लाख में जमीन मिल रहा है, तो 10 साल में वो जमीन डबल हो जा रहा है ना, 60 लाख 70 लाख में दाम मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम जमीन में इन्वेस्ट करने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि भाई आप अगर सारा पैसा आज जमीन पे डाल दोगे या बिल्डिंग पे डाल दोगे, अभी कैसे चलेगा। ये नॉर्मल लोग ये गलती कर बैठते हैं। मैं इसको गलती बोलूं कि ना बोलूं आई डोंट नो, क्योंकि ये मेरा बोलने का डिसीजन देने का राइट नहीं है प्रॉपरली। पर मैं ये चीज देखा हूं कि कितना सारा लोग अपने प्रॉपर्टी को देख देख के जी लेता है, पर करंट लाइफ बेकार हो जाता है। अरे भाई प्रॉपर्टी देख देख के जी रहे हो, पर प्रेजेंट लाइफ का क्या। नहीं हमारा वहां पर जमीन है, वहां से मिलेगा 50 लाख मिलेगा, कब मिलेगा, बेच देते हैं, नहीं नहीं अभी दाम नहीं मिलेगा, कुछ साल बाद बेचते हैं। अरे कुछ साल करते करते 10 साल बीत जाता है, तेरा ये काला काला दाढ़ी कुछ दिन बाद सादा दाढ़ी हो जाएगा मेरी तरह, फिर सादा दाढ़ी पूरा सादा हो जाएगा, फिर तेरा जाने का टाइम आ जाएगा, फिर भी देखेगा कि जमीन बिका नहीं है लेकिन जमीन का दाम बढ़ गया है, लेकिन तू एंजॉय नहीं कर पाए। अच्छी बात है, तेरा नेक्स्ट जनरेशन करेगा
प्रॉब्लम समझो, सारा पैसा तो बिल्डिंग वगैरह में घुस गया, तो चलाने इकोनॉमी को फंक्शन कराने के लिए कुछ तो है नहीं, तो फिर इकोनॉमी स्लो पड़ जाएगा ना। इस सिचुएशन को डिप्रेशन कहते हैं। घर में भी ऐसे डिप्रेशन आते हैं ना, सारा पैसा ज्वेलरी में खरीद के, हमारे बंगाल बंगाल की पूरा इंडिया में कल्चर है, पैसा क्या है ना, ज्वेलरी खरीदते हैं, मोटा मोटा ज्वेलरी सोना का, ठीक है, खरीद के रख लेते हैं, बेटी को देता है, बेटा का बहू को देता है ना, रखो बहुत काम आएगा, ऐसे पहन लेना, अच्छा लगता है, देखो दिया है, प्रेस्टिजियस भी है, लोगों को दिखाते भी है, लेकिन घर पे रेगुलर इनकम नहीं आ, फ्लो काम हो गया कि सारा पैसा तो एसेट पे चला गया। मैं ये नहीं कहता कि एसेट पे मत डालो, एसेट पे डालना चाहिए, बट बैलेंस करके। पैसा आते ही मानो 20 लाख कहीं से मिला है, 20 लाख आते ही पीसी चंद्र ज्वेलर्स में चला, लोग करते हैं ऐसा। जैसे ही 20 लाख आया कल्याण ज्वेलर, आजकल तो पीसी चंद्र का नाम थोड़ा खराब है, कल्याण में जाएगा, अमिताभ बच्चन ऐड दे रहा है, तनिष्क में जाएगा, जाएगा महंगा वाला लेके आएगा, अच्छा वो लोग तो महंगा बेचेगा आपको, वो तो आपको महंगा बेचेगा, सर इसका डिजाइन और बेहतर है, तनिष्क में जाओगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन, उसमें तो भी प्लैटिनम के साथ और डायमंड के साथ डिजाइन मिलेगा तुमको, ठीक है, तो वो लेते हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास इकोनॉमी को चलाने का पैसा नहीं मिलेगा, घर चलाने का डिप्रेशन मिलेगा। इसी तरह का प्रॉब्लम बड़ा लेवल में सोचो, घर में जो मैं आपको बताया, इसी चीज को तुम बड़ा लेवल में सोचो, एक देश के बारे में, तो क्या प्रॉब्लम होता है, पैसा का फ्लो कम होता है, और पैसे का फ्लो कम बने, अगर सारा पैसा तुम डाल दिए तो फिर कैसे चलाओगे, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से करोगे। और अमेरिका का प्रॉब्लम क्या हुआ कि अमेरिका का प्रॉब्लम पूरा वर्ल्ड वाइड कैसे हुआ, क्योंकि अमेरिका जितना पैसा लेके काम करता है, अमेरिका में ग्रोथ है, पूरा वर्ल्ड अमेरिकन मार्केट में पैसा डाल, क्योंकि अमेरिका में कभी फिक्स्ड इंटरेस्ट माने बॉन्ड डिवेंचर टाइप ऑफ चीजों में ना, अमेरिकन गवर्नमेंट बहुत अच्छा इंटरेस्ट देता है, और एक रेगुलर इंटरेस्ट, क्योंकि उसका अर्निंग अच्छा होता है। तो चाइना मार्केट, इंडियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट भी अमेरिका में पैसा रखता है। अब जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट का ये सिचुएशन हुआ कि लोग लोन लिया पर रिपे नहीं कर रहा है, लोगों को पता चला, तो फिर अमेरिकन आरबीआई के पास, अमेरिकन फेड के पास तो पैसा है नहीं, तो ये जो दूसरे कंट्रीज का जो पैसा अमेरिका के पास था, दूसरे कंट्रीज का जो पैसा अमेरिका के पास था, वो क्या बोलेगा, भाई बहुत हुआ, मेरा पैसा वापस कर, और उसको देना पड़ेगा। ये तो नहीं बोल सकते नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, ठीक है, हाँ मैच्योरिटी नहीं है, कोई बात नहीं, दे दो पैसा, दे दो मेरा पैसा दो। तो अमेरिकन मार्केट से सब पैसा निकाल लिया गया, और जब सारा पैसा अमेरिकन मार्केट से निकाल लिया गया, तो अमेरिका का क्या हुआ, सर खून निकलना चालू हो गया। अब अमेरिका जिसको जो दुनिया भर में फाइनेंस देता रहता है, उसके पास पैसा नहीं, क्योंकि अमेरिका से पैसा फाइनेंशियल कंपनी में फंस जाता है। लेमन ब्रदर्स एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कंपनी था, लेमन ब्रदर्स, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट लेवल, गवर्नमेंट से ये लोग पैसा पाता है, फिर वही पैसा इंटरनेशनल ये लोग मार्केट के सर्कुलेट करता है। जैसे आज इंडियन मार्केट में विदेशी बिजनेस का पैसा नहीं आ रहा है, तो ये सब पैसे इसी तरह से आते हैं, FIID इन्वेस्टमेंट होता है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोला था पहले भी क्लास में, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा कैसे, फॉरेन के पास तो पैसा नहीं है, तो अगर उनका इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में बंद होगा, तो इंडिया में भी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आएगा। इसी तरह से इंडिया क्यों छोड़ दो, पूरा वर्ल्ड वाइड जहां जहां अमेरिका का इन्वेस्टमेंट आता था, सब इन्वेस्टमेंट बंद, वो खुद तो पहले आपका खुद को संभाले। इसलिए 2008 से लेकर 13 तक 5 साल बहुत भयंकर। वो अलग बात है कि अमेरिका के पास पैसा बहुत है, गोल्ड रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है, उसका इकोनॉमी में अच्छा है, उसका इकोनॉमी, इसलिए वो संभल गया। अगर ऐसा इंडिया कभी कर लेना, 50 साल लग जाएगा सीधा होने पे, मैंने पूरा एक जनरेशन खत्म हो जाएगा। करेगा नहीं, इंडिया कभी नहीं करेगा, इंडिया कभी नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया बहुत नाजुक स्टेज में है, वो नहीं कर सकता, इतना स्ट्रेंथ नहीं हो गया। इंडिया को समझना है तो भारत के मिडिल क्लास फैमिली को समझना, एक मिडिल क्लास फैमिली का जितना औकात होता है, भारत का औकात उस लेवल। मिडिल क्लास फैमिली में कोई किसी बच्चे को अगर एक कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है या इंजीनियर बन जाता है, तो उसको जो फीलिंग है, इंडिया कुछ वैसे दौर से जाए। नहीं समझे बात को, ये बच्चा चार्टर्ड हो गया है, बच्चा कंपनी सेक्रेटरी पास कर लिया है, बच्चा CM में बन गया, बच्चा इंजीनियर बन गया, अब फैमिली में कुछ उम्मीद का दिन है। इंडिया इन दैट स्टेज, फील आ रहा है ना सर अंदर से, थैंक यू, ये फील ही आना चाहिए, बाकी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये देखो तो क्या बोलते हैं, हाउसिंग बबल गॉट बर्स्ट इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2007,
with fall in price of houses which were held as mortgage. जो घर बैंक में गिरवी रखा था, ठीक है, अब घर रिपे ही नहीं करेगा, मॉर्गेज का क्या है, पैसा ही नहीं तो दे रहा है लोन का, ठीक है। अब अमेरिका भी बोला जाए छोड़ो यार, सब गया। प्राइम हाउस होल्ड स्टार्टेड डिफॉल्टिंग ऑन लार्ज स्केल, सब घर वाले अपने पेमेंट देना बंद कर दिया। इन पेइंग ऑफ देयर इंस्टॉलमेंट्स द कॉस्ट ह्यूज लॉसेस टू द बैंक, बैंक के पास पैसा ही नहीं आ रहा है। आप सोचो, घर बनाने के लिए लोन लिए और लोन का पैसा नहीं दोगे तो बैंक का क्या हालत होगा। Losses in banks and other financial institutions had a chain effect, and soon the whole US economy and the world economy at large felt its impact. ऐसे प्रॉब्लम होता है सर, एक डिसीजन हिला के रख दिया, जैसे आज का मार्केट, एक डिसीजन हिला के रख दिया। ये देखो आज निफ्टी कहाँ हुआ रे, मैं लास्ट बंद होते तो नहीं देखा। हाँ ये देखो आज मार्केट 21,110, अगर ये देखो सर, ये देखो यहाँ लास्ट दिन बंद हुआ था, ठीक है 13 दिसंबर को, आज मार्केट यहाँ से इस लेवल पे गया, क्यों जानते हो, वही फेडरल रिजर्व अमेरिका, फेडरल रिजर्व ने, अमेरिका का फेडरल रिजर्व ने वही इंटरेस्ट कट किया था। इस बार इंटरेस्ट कट नहीं किया इस क्वार्टर का, और प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट क्वार्टर में कट करेंगे। लास्ट बार कट किया था, इकोनॉमी हिल गया था, लेकिन इस बार कट करने से ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि इस बार कोई लोन का मैटर नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट कट अगर वो करता है, प्रॉमिस किया है यूएस फेडरल ने कि हम लोग इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे 2024 में, क्योंकि वो अभी यूएस इकोनॉमी स्लो है ना, तो स्लो इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है, सबके हाथ में पैसा देना है, तो पैसा देने के लिए रिजर्व बैंक को रेट कट करना पड़ता है, और रेट कट करने से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पैसा आएगा, जो लोग लोन प्रोवाइड करेगा, फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक को पैसा देगा, बिजनेस को पैसा देगा। तो इसी सोच के साथ ये इकोनॉमी का आज का ग्रोथ 20,700 से मार्केट 21,182 में आके रुका। इस एक छोटा सा न्यूज, क्या बोलोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे कि मार्केट से कमाओगे, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। एक एक चैप्टर का वैल्यू नहीं समझ पा रहे आप, करोड़ों का वैल्यू एक एक चैप्टर का, आप लोगों का सिर्फ सर चैप्टर कंप्लीट करवा दो, और एक चैप्टर से आप कितना कमा सकते हैं सोच रहे हैं। अब जिसको ये नॉलेज का पता था, परसों का क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, जो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको नॉलेज है ना, तो मेरे को बोल रहे थे सर मुझे लग रहा है रेट कट नहीं होगा, लेकिन 24 में रेट कट होगा। हम फिर कल का मार्केट देखना भी, चलान तो मारेगा। और सुबह आया सर, देखा मार्केट 200 पॉइंट में चलान मार दिया। अब निफ्टी 200 पॉइंट में चलान माने ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कमा लिया मार्केट। अब एक इकोनॉमिक न्यूज क्या खेल कर सकता है। आप लोगों को सब्जेक्ट लगता है, बार्डन लगता है, लगता है ना, नहीं मत करो, बार्डन मत करो, ये सब्जेक्ट में बहुत दम है सर। शायद अभी आप लोग उतना सम्मान नहीं करते हो सब्जेक्ट को, अपने पढ़ाई को, बट एक दिन पछताओगे, एक दिन बहुत पछताओगे। आज कदर कर लो सर, आज कदर कर लोगे ना, जिंदगी भर आपको संवार लेगा। लेकिन अगर आज अब कदर नहीं करोगे ना, बहुत मुश्किल है। मतलब सिर्फ मेरा क्लास का कदर नहीं सर, मैं मानता हूँ कि क्लास में थोड़ा सा सिनेमेटिक हो जाता है कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन हर दिन पढ़ो, खुद भी पढ़ो, ठीक है। एग्जाम का नैया भी पार होना है, और जिंदगी में भी काफी अच्छा काम करो, ये डिसिप्लिन से आता है सर। और क्या है सर, एक मिनट देख, रुक जा, ये देखो कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक है। बिजनेस साइकिल का क्या क्या रीजन है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार फिर भी पढ़ लो किताबी स्टाइल में। फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक जो सरकार जो पॉलिसी ले रहा है, आरबीआई का रेट कार्ड मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है सर, आज का भी और 2008 का भी। मनी सप्लाई, यही तो बता रहे थे, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, दीज आर द इंटरनल कॉजेस। एक्सटर्नल कॉजेस क्या है, सब बोल चुके हैं, वार। अब अगर मानो जैसे कि ये जो सीरिया और पैलेस्टाइन का लड़ाई, ठीक है, रीजन कुछ भी दिखा, लड़ाई तो लड़ाई नहीं, सीरिया पैलेस्टाइन नहीं सर, इजराइल और पैलेस्टाइन, ठीक है। अल्टीमेटली सब लड़ाई के पीछे इकोनॉमिक रीजन होता है। हम लोग बीच में धर्म को खींच लेते वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन सब चीजों के पीछे इकोनॉमिक लड़ाई है, सब पावर का दबदबा है, कौन पैसा वाला बनेगा। दुनिया का कितना भी देख लो सर आप, सब अपना पैसा समझता है और सब अपना गद्दी समझता है, और कुछ नहीं। ये धर्म वगैरह को बीच में लाके भगवान अल्लाह या जीसू जीसस का नाम खराब होता है, इनको बीच में हम लोग बेकार में लाते हैं, इनका कोई काम नहीं है, ये सब पावर का खेल है।
क्योंकि जिसके पास पावर है, जिसके पास ताकत है, उनको पता है कि मार्केट हमारे यहाँ। और ये पूरा लड़ाई, रशिया यूक्रेन का लड़ाई देख लो, इधर का देख लो, और भारत का जो 3 डिवाइडेशन हुआ है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, वो भी तो पावर का ही लड़ाई है। धर्म कहाँ से? आज भी किसी पाकिस्तानी के घर पे अगर जाओगे ना, ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि आप किसी पाकिस्तानी के घर में गए। मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि उनका कल्चर और हमारे कल्चर में थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं, सेम वही वही जैसे हमारे यहाँ पर माँ बाप होते हैं, बच्चे लोग होते हैं, सेम सेम कल्चर, सेम खाना पीना। तो बेसिकली कोई नफरत कुछ नहीं है, सब पावर का खेल। कुछ लोग अपने पावर को पाने के लिए ये सब बंटवारा करके रखा है। ये जो मारपीट दंगा जिधर जितना देख ले, सब पावर के पीछे। आप इतिहास खोल के देख लो, आपको बार बार कॉमन चीज मिलेगा। मैं इसका कॉमन फैक्टर निकाला, अब आप लोग अपना रिसर्च कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि धर्म कभी भी नहीं था, उसका भी रीजन है, लेकिन ज्यादातर केस में मैंने देखा पोस्ट वॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन, वार खत्म होने के बाद देश को ठीक से बनाना है फिर से, उसके पीछे भी इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ता है। टेक्नोलॉजिकल शॉक, वो जो आईटी बबल बस्ट, सबको लगा था कि आईटी कंपनी ग्रो करेगा। नेचुरल फैक्टर्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको रोकना है। मोदी जी इस बार बोला है कि वो इंदिरा गांधी वाला रूल को लाएगा, पता नहीं क्या कर पाएगा। मैंने ये रूल लाना मैंने फिर से सेंसिटिव इशू, ठीक है। जैसे एक बिल के बारे में बात कर रहे हैं कि पूरे भारत के लिए एक मैं बोला था आप लोगों को क्लास में, कभी लॉ के क्लास में, वही पंजाब वाला ना? हाँ नहीं, पंजाब वाला नहीं, वो तो फार्म बिल है, उसको छोड़। फार्म बिल नहीं, अरे नहीं, एनआरसी नहीं। अरे पूरे देश के लिए जैसे एक ही नियम होगा, जैसे शादी ब्याह को लेकर प्रॉब्लम है ना, उसका एक नाम आया था, यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड। यानी पूरा देश के लिए एक यूनिवर्सल सिविल कोड होगा, डिफरेंट मैटर में। माने कोई भी अपना धर्म को सामने लाके बोल नहीं सकता कि हमारे धर्म में ये नियम है। देश का एक नियम होगा, जो कोई भी धर्म का बिलीवर हो उसको फॉलो करो, जो कॉन्स्टिट्यूशन ही वैलिड होगा। उसको लेके बात चल रहा है, तो फिर चालू हो गया झगड़ा। अब अभी थोड़ा बंद है, वोट वगैरह चल रहे बोल के, और बोला है कि 2 बच्चा, उसके लिए भी आएगा, बिल आएगा, 2 से ज्यादा बच्चा नहीं ले सकता। अब अगर इंडिया स्पिरिचुअली सुधर जाए, मैंने समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो रूल लगाना पड़ेगा। अब देखना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है। चाइना तो इसी तरह से अपना पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है ना, क्योंकि हमारे समाज में अभी बहुत मूर्ख लोग हैं, उनको ना मैंने हद से ज्यादा बहुत लोग हैं, इनको समझाना ना मुश्किल है कि मतलब तुम कुछ भी बोलो, वो अपना ही एक थ्योरी आपको सुना देगा, और जरूरत पड़ने से स्पिरिचुअल जो धार्मिक किताब लेके बोलेगा देखो, और फिर तुम सोचोगे कि धर्म, फिर तो धर्म खराब है ठीक है। तो हाँ वैसे भी है, हाँ वैसे भी है, लड़की है फिर भी बोलेगा मेरे को लड़का चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब अगर सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो लॉ के अलावा कोई उपाय नहीं। और अगर 140 से सोचो कि हम लोग अगर 180 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है, रहने का जगह नहीं मिलेगा सर, रहने का जगह नहीं मिलेगा, मैंने खाने के लिए मारपीट करना, जमीन तो फिक्स है भाई, धान और कहाँ उगाओगे? फिर बोलेगा कि आसमान पे जमीन बना के फिर उसके ऊपर खेती करना पड़ेगा, और ऊपर वाला था पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो ये सब रीजंस है सर, ओवरऑल कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक है। अच्छा, फ्लक्चुएशन ये सब आप लोगों को मैं बोल चुका हूँ, तो एक बार प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। रेलिवेंस ऑफ बिजनेस, हाँ हाँ, ন্যাচারাল ফ্যাক্টর তো কিছু, এই যে ফ্লাড, এগ্রিকালচারাল প্রবলেম কিছু হতে পারে না, साइक्लोन, कोविड, ये सब नेचुरल फैक्टर ही तो है। टेक्नोलॉजिकल शॉक तो मैं बोल ही चुका हूँ सर आपको, पॉपुलेशन ग्रोथ सभी बोल दिया सर। मैं ऐसा कोई पॉइंट मोस्ट प्रोबेबली नहीं है कि मैं जिसके बारे में बात नहीं किया हूँ, ठीक है। हाँ हो सकता है कि एकदम टू दी पॉइंट यहाँ से लेके नहीं बोला, पर आप पढ़ोगे ना एक बार, देखना मैं सारा बात कर चुका हूँ आपके साथ, ठीक है। फिर इसके पीछे आपको यहाँ का क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, बिजनेस साइकिल रिलेटेड क्वेश्चन, प्लीज एक बार देख लीजिए, ठीक है। कोई डाउट है तो मुझे पूछिएगा सर, ठीक है, आंसर के साथ दिया हुआ है, एक बार गो थ्रू कर लेना, नोट्स नहीं है तो कलेक्ट कर लेना, ठीक है। बस इतना सा काम है।
ओके सर, तो ये वाला क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। एक बुझा कैसे तो। ओके सर, बाय फिर। सर पीडीएफ सेंड कर देते ना। अच्छा ठीक है, कर देंगे। ओके थैंक यू बाय। ठीक है सर, ओके बाय सर। सर बाय सर।